ओके, तो हम लोग ने कल प्री हिस्टोरिक इरा कंप्लीट किया था, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस बोला था मैंने, अगर आप लोग ने करा होगा तो आप लोग ने एक चीज़ उसके अंदर ज़रूर नोटिस की होगी कि जो बात मैं कल आपसे कह रहा था वो बात अखंड सत्य है। इसलिए क्योंकि प्रीवियस 10 सालों में उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन मात्र आया था, वो भी लोकेशन के बेस पे आया था, सिर्फ लोकेशन जो शायद आप बता रहे हो, ठीक है। तो अगर पिछले 10 साल की एक बार फिर से एनालिसिस करना, जाके चेक करना, पिछले 10 सालों में प्री हिस्टोरिक इरा से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, जिसमें वो भी आया है सिर्फ लोकेशन। जैसे हम लोग कल लोकेशंस की बात कर रहे थे, प्लेसेस की बात कर रहे थे, तो इससे साफ एनालिसिस ये है कि पिछले 10 सालों से अगर इस क्वेश्चन को नहीं छुआ उन्होंने, तो लगभग वो आउट ऑफ द बॉक्स इसको कर चुके है ना। पिछले 10 सालों में एक आध बार क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ आगे कुछ उम्मीद है आने की, है ना। तो पेपर्स को आगे एनालिसिस हम लोग जब भी करते हैं कि यूपीएससी का अगले साल का पेपर कैसा आएगा, तो उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है कि हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही एनालिसिस कर पाते हैं कि अगले साल का पेपर कैसा आएगा, ठीक है। टॉपिक्स हमको एटलीस्ट पता होते हैं कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं या यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ऐसा पिछले 10 सालों में प्री हिस्टोरिक इरा से तो नहीं हुआ। अगर आपने कल के नोट्स भी सिर्फ रिवाइज कर लिए होंगे, अगले 10 नहीं 30 साल भी एग्ज़ाम दोगे नहीं दे पाओगे, जो कि है ना एज ख़त्म हो चुकी होगी। 30 साल तक भी एग्ज़ाम दोगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। वो सब कंपाइलेशन है उसका, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आज का जो नया टॉपिक हम लोग को शुरू करना है वो टॉपिक है हमारा, ये तो पढ़ लिया था सब आपने, आदि मानव वाला, है ना। कल मैं इमेज नहीं दिखा पाया था आपको, अप्रोक्स ऐसी इमेज कुछ होती थी इन लोगों की। जब ये लोग शिकार करते थे वो पहाड़ों पर से पत्थर गिराते थे, पत्थर गिरा के ले जाया करते थे। तो इनके हाथ में देखो कुछ इक्विपमेंट्स जिसको ये यूज़ किया करते थे, है ना। एक भाला टाइप का दिखाई दे रहा है, एक अगर ध्यान से देखोगे तो भाले को 2 तरीके से जोड़ के रखा हुआ है इन्होंने, और ऐसे करके ये जानवरों को लाद के बांध के ले जाया करते थे। तो इसके अंदर रोप का यूज़ भी कर रहे हैं ये लोग। तो कुछ ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि अगर पूछ लिया जाए उस समय में ये लोग किस किस चीज़ों का यूज़ करते थे, है ना, अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप इस इमेज के बेसिस पे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं। प्री हिस्टोरिक इरा का क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर IVC जिसको हम लोग बोलते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसका एक नाम है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है, इसके बारे में कल मैं आपको बता रहा था कि ये एज जो है कई तरीके से क्लासीफाई की जाती है, जिसके अंदर एक टाइम पीरियड 2500 से 1800 भी माना जाता है। बट मैंने एक बात भी आपको बताई थी कि 2350 BC से लेकर 1750 BC इसको सबसे परफेक्ट डेट माना जाता है, ठीक है। सबसे परफेक्ट डेट इसलिए माना जाता है क्योंकि एक पर्सन थे CG गेट, ठीक है। इनके अनुसार ये डेट अभी तक की प्रमाणित सबसे ज़्यादा प्रमाणित या सबसे ज़्यादा ऑफिशियल डेट मानी जाती है कि हाँ इस समय में ही अप्रॉक्स इसका शुरुआत हुआ होगा, ठीक है। तो ये सभ्यता, ऐसी सभ्यता या सिविलाइजेशन के बारे में लोगों ने कैसे जाना, उनको कैसे पता चला, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये एक साइट है पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको कुछ इस तरीके से जानो। अभी हम लोग सब हर तरीके से इसको पढ़ेंगे, सारे आयाम देख लेंगे इसके, लेकिन इसकी एक स्टोरी है इसके पीछे। वो स्टोरी क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत के अंदर ब्रिटिश रूल था, ठीक है। भारत के अंदर ब्रिटिश रूल था जिस समय में हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, ब्रिटिश रूल ही था, ठीक है। जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिली थी, अगर मैं इंफॉर्मेशन का टाइम पीरियड देखूं तो 1919 के अप्रॉक्स हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई एक सिविलाइजेशन इस तरीके का है जहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। 1919 के बाद में इसकी फर्स्ट साइट खोज ली गई थी 1921 के अंदर। जब पता चला तो लोगों ने इसके ऊपर काम किया और इस साइट को खोज निकाला, ठीक है। तो 1921 में इस साइट के बारे में हमको पता चला था, बट ये बात हमको यहाँ से कंफर्म होती है कि इस समय में ब्रिटिश रूल रहा होगा। तो ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान था इन साइट्स को यहाँ पर हमारे सामने लाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स इस समय में जो थे, उनके अंदर एक ब्रिटिशर्स का नाम यहाँ पे, कई सारे ब्रिटिशर्स का नाम यहाँ पे लिखूंगा, जिसमें से एक नाम चार्ल्स मैसन,
ठीक है। ये सब एक एक पर्सन है जिनके नाम यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा, जिससे आपको फैक्चुअल नॉलेज एटलीस्ट हो जाएगी। चार्ल्स मैसन एक बार सैर पे निकले थे, है ना, सैर सपाटा होता रहता था, अंग्रेज टहलने वहलने जाते रहते थे, ठीक है, मॉर्निंग वॉक समझ लो, इवनिंग वॉक समझ लो, जो भी समझ लो। तो चार्ल्स मैसन एक बार निकले थे टहलने के लिए, और टहलते 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 वो एक लोकेशन पर पहुँचे। उनको लोकेशन कुछ अजीबोगरीब सी दिखी। उस लोकेशन में जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखें तो कुछ खंडर वंडर से पड़े होते हैं, कहीं ऐसी जगहें हमको दिख जाती हैं, बट हम लोग तो भूत समझ के वापस भाग जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। ये लोग भूत समझ के घुस जाते थे कि देख ले कौन सा भूत है अंदर, है ना, तो ये लोग चले जाते थे अंदर, चेक करने चले जाते थे। तो ये व्यक्ति था, जब सैर सपाटे के लिए निकला, इसको एक ऐसी अजीब सी लोकेशन दिखी। जब इसने उस अजीब सी लोकेशन को देखा तो इसको लगा कि इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो चार्ल्स मैसन आए और चार्ल्स मैसन ने आके ये इन्फॉर्मेशन दी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने यहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम अब क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम वो पर्सन है कि जैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला, इन्होंने बोला चलिए ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली है तो अब सर्वे भी करा ही लेते हैं। और सर्वे कराने की इन्होंने जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी एक तीसरे पर्सन के ऊपर सौंप दी। उस तीसरे पर्सन का नाम था जॉन मार्शल, ठीक है। उस तीसरे पर्सन का नाम था जॉन मार्शल। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन लाने वाला जो पर्सन था उसका नाम था चार्ल्स मैसन। सबसे पहले इसको पता चला, इसने शायद देखा इस सबको और इसने डायरेक्ट इन्फॉर्म किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सर्वे के लिए अपॉइंट कर दिया अलेक्जेंडर कनिंघम को, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जॉन मार्शल को ये जिम्मेदारी दे दी कि जाओ वहाँ की डिगिंग वगैरह करके चेक करो कि ऐसी साइट एक्चुअल में है या नहीं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ब्रिटिशर्स कोई भी काम स्वयं नहीं करते थे, अपने आप नहीं करा करते थे, उन्हें तो सर्वेंट्स चाहिए थे जिससे वो काम करवा सके, और इंडियंस तो वो सर्वेंट्स थे उनके लिए। तो वो ये काम खुदाई वुदाई का खुद तो नहीं करेंगे, वो भी अपने अंडर किसी ना किसी को अपॉइंट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया था उस व्यक्ति का नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या नाम है? दयाराम साहनी का नाम सुना होगा। कौन है दयाराम साहनी? ये सेकेंड है फर्स्ट है? फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन है? एक नाम और बता दे रहा हूँ, राखल दास बनर्जी, ठीक है। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। देखिए, दयाराम साहनी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिस पर्सन ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली सिटी के बारे में बताया था, क्योंकि इनको ये सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि जाओ जाके खुदाई करो, डिगिंग करो, चेक करो जाके इस पूरी साइट के अंदर है क्या। तो ये पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एक सिटी की खोज की थी जिसको बोला गया हड़प्पा सिटी, ठीक है, जिसको क्या बोला गया था? हड़प्पा सिटी। यही डेट की बात मैं कर रहा था, 1921 में सबसे पहली सिटी के बारे में अगर पता चला था वो सिटी थी हमारी हड़प्पा सिटी। और हड़प्पा सिटी को खोजने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के बाद में ये जिम्मेदारी मिली थी राखल दास बनर्जी को। तो राखल दास बनर्जी वॉज द सेकेंड पर्सन जिस पर्सन ने क्या करा था, यहाँ पे एक सेकेंड साइट को खोजा था यहाँ पे, जिसका क्या नाम है? मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, जो कि नेक्स्ट ईयर ही 1922 के अंदर हमें इसके बारे में पता चल गया था, ठीक है। तो 1921 और 1922 ये दो टाइम पीरियड है। इन टाइम पीरियड में अप्रॉक्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पता मिल गया और बहुत सारी जानकारी हम यहाँ से इसके बारे में जुटा पाए, ठीक है। लेकिन ये जानकारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चल रही थी, इस जानकारी से ये कुछ चीज़ें प्रमाणित होती हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पन सिटी, तो हड़प्पन सिटी इसका नाम जो दिया गया कहीं ना कहीं उसी से इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया, क्योंकि जो सबसे पहली सिटी इसके बारे में मिली थी हड़प्पा ही मिली थी। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने इसका एक नाम और बताया आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा होगा? इंडस के सराउंडिंग, इस वजह से। और कोई आंसर? हाँ, रिवर के आसपास होती है। इंडस रिवर के आसपास। चलो एक और वहम तोड़ते हैं आप लोग। चलो यहाँ लोकेशन दिख रही होगी आपको, कुछ ना कुछ तो दिख रही होगी। ये हड़प्पा है, मोहनजोदारो, ये धौलावीरा है। ये सब वो लोकेशन है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे दिखा करती है। ठीक है, थोड़ा सा और ब्रॉड कर लें तो पाकिस्तान का एरिया और फिर भारत का एरिया, इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्लासिफिकेशन है। ऐसे बड़े बड़े अगर मैं काउंट करूँ तो अप्रॉक्स 350 मेजर सिटीज़ मिल चुकी है थी। अप्रॉक्स बड़ी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी तो बहुत सारी मिली है। 350 सिटीज़ अप्रॉक्स मिल चुकी हैं और इन 350 मेजर सिटीज़ में से लगभग 200 से ज़्यादा सिटीज़ अकेले गुजरात में ही हैं अप्रॉक्स। ठीक है, अकेले गुजरात में। अब थोड़ा सा जोग्राफिकल लोकेशन देखो। जोग्राफिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हाँ, इस मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जगह दिख रही है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैं अगर साउथ में चला जाऊँ तो दाइमाबाद है, अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंदर, ये इसका सबसे साउथ का पार्ट है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे इंडस रिवर होगी? नहीं होगी, इंडस तो नहीं होगी ना, यहाँ भी नहीं होगी इंडस किसी तरीके से। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडस के आसपास का जो एरिया है सिर्फ वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो ब्रॉड जो एरिया है वो तो देखो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के रीजन तक आया हुआ है, महाराष्ट्र तक आया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो डेफिनेशन तो एकदम गलत हो जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर के ही आसपास थी। जो सिविलाइजेशन होती है उसके अपना कल्चर होता है, कस्टम होता है, लैंग्वेज होती है, फूड हैबिट होते हैं, फैशन होता है। तो इस फैशन या इस कल्चर को बिलोंग करने वाले जितने भी लोग होंगे वो इंडस वैली से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर जैसे आपने बताया कि किसी भी एक कल्चर में पार्टीशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाने को डिस्प्यूट होता है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट कि उनके कुछ पार्टीशन होते होंगे वो ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र तक धीरे धीरे वो आगे चले गए होंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपके कहने का मतलब स्टार्टिंग फेज़ रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो यही रहा होगा अप्रॉक्स, और बाद का जो पीरियड है वो धीरे धीरे इस तरीके से देखा गया होगा। लेकिन आपने एक सिटी का नाम सुना होगा जिसका नाम था धौलावीरा। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। धौलावीरा अगर मैं पूछूँ कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात, गुजरात में इंडस रिवर नहीं है, और ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी। तो सबसे पहले सिटी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये है तो फिर तो इंडस के आसपास ही नहीं ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, फिर भी इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसका लॉजिक देखो बहुत सिंपल सा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाना नहीं है ना, ज़्यादा फोकस करना है। ये जितनी भी सिटीज़ मिली, मैंने भी बताया गुजरात में ही अकेले 200 से ज़्यादा मिल गई हैं, है ना, लेकिन फिर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जा रहा है, वो सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है, ये जो इंडस वर्ड लगा है ये इसलिए नहीं लगा है कि सारी की सारी सिविलाइजेशन इंडस के आसपास बसी हुई थी, नहीं, जितनी भी नदियाँ इंडस रिवर में जाके मिलती थी, जितनी भी नदियाँ जो भी इंडस की तरफ जाती थी, जो भी सिंधु रिवर के पास में नदी जाती थी, जिसका कहीं ना कहीं एक मुहाना होता है। अगर आप ज्योग्राफी में धीरे धीरे रिवर्स को पढ़ोगे तो देखोगे कि एक रिवर दूसरी रिवर के साथ में कैसे मर्ज होती है जाके। ठीक है, तो कोई भी रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, कहीं से भी हो, अगर वो रिवर इंडस के जाके मिली, इंडस में जाके मिली, तो ऐसी जितनी भी लोकेशन है वो सारी की सारी लोकेशन पार्ट किसका बन गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बन गई। ठीक है, तो अब आप कोई भी रिवर उठा लो, अगर उत्तर प्रदेश में इंडस नहीं है लेकिन ऐसी रिवर है जो इंडस में जाके मिलती ज़रूर है ना। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो ऐसी रिवर ज़रूर है जो जाके इंडस में मिलती ज़रूर है, दास रिवर। ठीक है, सॉरी दास रिवर बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में कौन सी रिवर है पॉपुलर? यहाँ पर मेंशन है गोदावरी, सॉरी
दास के ऊपर है, ठीक है। गोदावरी रिवर या फिर इसके नीचे देखिए नर्मदा वगैरह का भी मुहाना है। नर्मदा तो चलो इधर चली जाती है, लेकिन गोदावरी जो रिवर है वो गोदावरी अगर देखा जाए तो वहीं पे जाके मिलती। तो जितनी भी रिवर्स स्टार्ट हुई और स्टार्ट हो गई इंडस रिवर के अंदर जाके मिल गई, तो ऐसी जो भी लोकेशंस थी उन सारी लोकेशंस को एक नाम दे दिया गया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। तो ये बात दिमाग से अभी निकाल देना बिल्कुल भी कि इंडस के आसपास बसने वाले लोग हैं इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, नहीं। ये भारत में कहीं भी हम लोग ने देखा एंड अगर है महाराष्ट्र है, ठीक है। और अगर ऊपर देखा जाए तो एक एंड कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का भी दिख रहा है। तो इंडस के आसपास तो बसने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जा रहा है। इसका एक नाम और था जिसको बोला जाता था मेलुहा, सुना है कभी? ठीक है, क्यों, क्या मतलब होता, कुछ मतलब होता है इसका क्या ऐसे? हाँ 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 हाँ। बेसिकली देखो मेलुहा जो था मेसोपोटामिया कल्चर, मेसोपोटामिया हमको पता है कि पैरेलल सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफ़ी ट्रेड व्यापार वगैरह हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो मेसोपोटामिया के साथ में इनका ट्रेड व्यापार जो भी हुआ करता था, इस व्यापार के बेसिस पे इन्होंने एक वर्ड दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को, जिसको बोलते थे ये लोग मेलुहा, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए मेलुहा कौन थे, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बसने वाले या रहने वाले लोग थे। मेलुहा का मतलब इन लोगों ने जो अपनी लैंग्वेज में निकाला था वो निकाला था कॉटन ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। किसके नाम से निकाला था? कॉटन ट्रेडर्स। मतलब जो लोग हमारे साथ में कॉटन का व्यापार करा करते हैं वो लोग कौन है? मेलुहा है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, मेलुहा लोग ये लोग कहलाया करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बसने वाले जो लोग थे, जो लोग यहाँ पे बसा करते थे, उनको बोला जाता था द्रविड़ियन जनजाति के लोग, ठीक है। ये इनका एक कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन था। वैसे उस समय कास्ट हायरार्की ये सब कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी इस समय के बसने वाले लोगों को क्या बोलते थे? द्रविड़ ट्राइब के लोग बोला जाता था, ठीक है। तो ये द्रविड़ियन जनजाति के लोग होते थे, द्रविड़ियन ट्राइब के लोग होते थे। अब द्रविड़ियन ट्राइब को अगर आपने देखा होगा, आज के समय में आपको सब ऐसे लोग अगर देखने को मिलेंगे तो शायद साउथ में देखने को मिलेंगे, है ना। नॉर्थ में ऐसे लोग नहीं दिखते, नॉर्थ में इस तरीके के लोग नहीं दिखते। उसके पीछे रीज़न बताया जाता है कि जैसे ही आर्यंस ने अटैक किया वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बाद ही पढ़ेंगे हम लोग, और वन ऑफ द रीज़न बताया जाता है वैदिक सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने का कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अटैक किया होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया होगा, ऐसा एक रीज़न बताया जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो क्या हुआ था उस समय? द्रविड़ियन जितने भी लोग थे या मेडिटेरियन एरिया के जितने भी लोग थे वो सब लोग नीचे के साइड भागे, साउथ के साइड में भागे और वहाँ पर जाके बस गए। तो वही कुछ लोग हैं जिनके आज भी अंश हैं, जिनको द्रविड़ सोसाइटी का लोग बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक नाम राहुल द्रविड़, बहुत पॉपुलर, आपने सुना होगा क्रिकेट टीम में, ठीक है। हालांकि वो इससे हैं या नहीं है उन्होंने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया, लेकिन फिर भी जिसके भी नाम के टाइटल के आगे द्रविड़ लगा होता है उसको द्रविड़ियन ट्राइब का ही माना जाता है, और वो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरीके के लोग यहाँ पे हुआ करते थे। और अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाएँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन क्यों बोला जा रहा है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इंडस वैली तो समझ गए हम लोग कि इंडस क्यों है, वैली का आसपास से आसपास की वैली से निकल के जा रहा है, और ये सिविलाइजेशन ही क्यों कहला रहा है। तो कल मैंने आपको सिविलाइजेशन की भी डेफिनेशन बताई थी, हैं, और उस सिविलाइजेशन की डेफिनेशन को अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूर्ण रूप से एकदम सत्य साबित होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे एरिया के अंदर लोग सोसाइटी बसा के रहा करते थे, एक कम्युनिटी में रहा करते थे, सब साथ में रहा करते थे और ट्रेड करते थे। ट्रेड के साथ साथ में लोग अपनी कुछ रिलीजियस या फिर सोशल कस्टम की प्रैक्टिस किया करते थे। यही एक सिविलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको सिविलाइजेशन भी बोला जा रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है, इसके बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और डीप चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सभ्यता और संस्कृति में, सिविलाइजेशन और कल्चर में,
सिविलाइजेशन और कल्चर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन बेसिकली जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसके अंदर मैंने बताया कि कुछ लोग अपने सोशल कस्टम्स को फॉलो करते होंगे, है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते होंगे। तो सिविलाइजेशन के अंदर एक कल्चर होता है, जो भी सिविलाइजेशन होता है उस कल्चर में कुछ लोग अपने सोशल कस्टम्स को जब फॉलो करें तो वो उसका कल्चर कहलाता है। कल्चर लाइक कुछ लोग होते हैं कि अपने कल्चर में हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग होता है इस्लामिक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों का धर्म तो नहीं पता है, ना कोई धर्म का किसी तरीके का मान्यता दी गई है वहाँ पे, लेकिन ये तो बताया गया कि ये लोग जो थे मूर्ति पूजक थे कहीं ना कहीं, ये बात हमें पता चली है। तो मूर्ति पूजक होना उनकी कहीं ना कहीं एक संस्कृति को दर्शाता है, एक कस्टम को दर्शाता है, ठीक है। उनके रिलीजन का नहीं पता, लेकिन वो संस्कृति होती है, वो कल्चर होता है जिसके अंदर जब कोई अपने सोशल कस्टम या प्रैक्टिसेस को किसी सिविलाइजेशन के अंदर रहता है वो फॉलो करे, ठीक है। तो ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस माना जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमको इसके बारे में पता कैसे चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कैसे पता चला। एक तो बात हमें ये पता चल गई कि हाँ, कि इस समय में यहाँ पे दयाराम साहनी जो थे वो पहुँचे और उन्होंने हड़प्पन सिटी को खोज लिया और उसके बारे में पता चला। लेकिन हड़प्पन सिटी को जब उन्होंने खोजा तो उन्हें ऐसी क्या चीज़ें मिली कि उन्होंने बोला नहीं ये इंडस वैली ही सिविलाइजेशन है, ऐसा क्या मिल गया होगा उन्हें। तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ से उन्हें प्राप्त हुई। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था कि ऐसा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा गया है अभी तक। तो बिना रिटन डॉक्यूमेंट के पढ़े इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिया कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन एक रहा करता था, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल ये आपके सामने, ठीक है। कुछ स्क्रिप्ट्स मिली थी हमें इस तरीके की, या फिर आप कह सकते हो कुछ हमें इस तरीके के कहीं ना कहीं मोहरे टाइप की मिली थी जिनके ऊपर कुछ डिज़ाइंस थे, ठीक है। जिनके ऊपर क्या होती थी, कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई होती थी, जिनके ऊपर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनी होती थी, जिनके ऊपर कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनी होती थी, या जिनके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई होती थी जिन चीज़ों से हमने शायद आइडिया लगा लिया कि हाँ इस सिविलाइजेशन में कुछ इस तरीके के लोग रहा करते थे और ये कस्टम्स को फॉलो करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने इसी वाले स्टैम्प को देखा होगा तो इसके ऊपर एक एनिमल का फ़ोटो दिखा होगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पता चला होगा अच्छा एक एनिमल था इस तरीके का, उस एनिमल को लोग माना करते होंगे, जानते होंगे उस एनिमल को, इसलिए उस एनिमल का फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एनिमल के अलावा कई सारी मोहरें ऐसे मिली है जिसके ऊपर किसी लॉर्ड की कहीं ना कहीं फिगर बनी हुई है, तो उससे पता चला होगा अच्छा इस लॉर्ड को यहाँ के लोग फॉलो करते होंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिली जिससे ये बात पता चली कि हाँ इस समय के लोग जो भी चीज़ करा करते थे वो किसी न किसी स्क्रिप्ट के फॉर्म में यहाँ पे हमको दिखाई देना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के बारे में एक तो हमें स्क्रिप्ट से पता चल गया, मोहरों से पता चल गया या यहाँ के स्टाम्प से पता चल गया, और दूसरी चीज़ हमको कहाँ से पता चली, रिटन एविडेंसेस तो थे नहीं। तो ऐसी कौन सी और चीज़ हो सकती है जिससे हमें पता चला होगा। हाँ हाँ, वहाँ के मोन्यूमेंट्स वगैरह जो हुए होंगे लाइक बिल्डिंग्स वगैरह, या फिर कुछ रिमेन्स मिले होंगे हमको, ऐसे अवशेष मिले होंगे वहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी हमें वहाँ पे लाइक जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से पता कर ले गए कि इनका टाइम पीरियड कितना पुराना था, है ना। जैसे मेटलर्जी वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिले बहुत सारे। अरे बीच वाला उड़ गया। देखो ये सब पढ़ा दिए, कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे ये सब हैं, कैसे पढ़ोगे, ऐसे काम चलेगा, ऐसे बनोगे चंद्रगुप्त मौर्य हैं।
देखिए कुछ चीज़ें इसी डायग्राम में हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे इस समय में क्या मिला था, हमको मिला था एक सींग वाला जानवर जिसको बोला जाता था यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न को आप लोग बहुत सुना होगा, स्टोरीज में बहुत सुनाई देता है, ना, परियों की कहानियों में बहुत सुनाई देता था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यूनिकॉर्न एक ऐसा एनिमल था जिसका सिर्फ एक सींग होता था और वो एक सींग वाला जानवर यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे देख रहे हो एक लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, एक लैंग्वेज लिखी हुई है। कोई पढ़ सकता है क्या लिखा? नहीं पढ़ सकते ना, वो लोग नहीं पढ़ पाए तो हम लोग क्या पढ़ोगे, है ना। तो जब इस लैंग्वेज को यहाँ पे लिखा गया तो लोगों ने ये समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पे एक्चुअल में लिखा क्या, और इस लैंग्वेज को आज तक डिकोड भी नहीं किया जा सका है। पता नहीं कौन से सिंबल बने हुए हैं, कैसे सिंबल बने हुए हैं। इसलिए मैंने बोला रिटन डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट्स के बाद हम उसको पढ़ नहीं पाए। आज तक हमें पता ही नहीं है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिली जिसका एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुछ मेटलर्जी वगैरह भी देखने को मिली है, लाइक कॉपर ऑपर। ठीक है, ब्रोंज मिला, इस समय लेड मिला, टिन मिला। अब पूछा जाता है कौन कौन से मेटल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत कायदे से याद रखिएगा कि मेटलर्जी में कॉपर, ब्रोंज, लेड और टिन, ये 4 मेटल्स वहाँ पे देखने को मिल गए थे। यहाँ पे आयरन का नाम आया क्या? नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन नहीं मिला था। बहुत बार कंफ्यूज किया गया इस चीज़ को लेके, बस इन 4 को याद रखिए, इसके अलावा जो आए नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ इसके अलावा यहाँ पे नहीं मिली थी। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके की कोई ये बना भी करती थी, ये सील वगैरह जो भी बना करती थी, तो ये सील किन मेटल्स की बनी होंगी? इन्हीं कुछ मेटल्स की यहाँ पे बना करती थी। तो पूछ लेता है कि वो सील्स कौन से मेटल्स की बनती थी, तो वो सील्स किसकी, या तो कॉपर, ब्रोंज या लेड या टिन की बना करती थी, जिनके ऊपर ये सारी कार्विंग्स दिखाई दे रही है हमको। ठीक है, इस समय वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, और सील कार्विंग वगैरह दिखाई देता है। ठीक है, इंडस स्क्रिप्ट के बारे में तो कुछ पता चला नहीं है, जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो लोगों ने बहुत कोशिश भी करी समझने की, नहीं पता चला। ऐसा नहीं है कि उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली ही रहा होगा, या किसी सिटी का नाम हड़प्पा ही रहा होगा, किसी का धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, ऐसे सच नाम हो ही नहीं सकते। हो सकता है ये सारे नाम कुछ और हो, ये तो सब अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से रख लिए कि हमने पहचान के लिए अलग अलग नाम उनके रख दिए कि ये वाली सिटी है, ये वाली सिटी है, ऐसी वाली सिटीज़ है। तो ऐसा सच नहीं है कि ये सब के नाम ऐसे ही हो, ये तो सब बाद में हमारे द्वारा रखे गए नाम हैं। ठीक है, और हो सकता है किसी दिन ऐसा कुछ हो कि हम सच में उसकी स्क्रिप्ट पढ़ लें और जो भी इमेजिनेशन हमारे माइंड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो सब एकदम ख़त्म हो जाए। और हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सिविलाइजेशन एकदम पढ़ने में कुछ और ही दिखाई दे, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमने देखे हुए जो प्रूफ्स हैं उनके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कुछ लिखी हुई बातों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है रिटन एविडेंसेस के ऊपर। इसलिए आप जब भी बात करोगे ना, जो हम लोग हिस्टोरिक एरा की बात करते हैं, जो हिस्टोरिक एरा वैदिक एज से लिखा गया, ठीक है, और लगभग जो भी आज का भी समय है, ये सब हिस्टोरिक एरा लिखा गया है। इनके ऊपर हम लोग क्यों बिलीव कर पाते हैं इतने अच्छे से? क्योंकि ये सब रिटन एविडेंसेस हैं। तो रिटन एविडेंसेस के ऊपर बिलीव करना आसान होता है। ठीक है, इसके बाद में ये सिविलाइजेशन के एंड होने का जो ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन की वजह से ऐसा हो गया होगा। माइग्रेशन जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ये लोग क्या हुआ होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर गए होंगे। मूव करने का तरीके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मे बी यहाँ फैमिन आया हो, ठीक है, मे बी यहाँ पे हो सकता है सच में कोई क्लाइमेट चेंज ही रहा हो, या हो सकता है आर्यंस ने यहाँ पे अटैक किया हो तब ये लोग माइग्रेट कर गए हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग माइग्रेट कर गए हो। तो ये बड़ा बड़ा ओवरव्यू है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत बेसिक से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उनके बिलीफ्स के बारे में पूछ लेता है, ये बताइए कि इनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या रहे थे, ये क्या प्रैक्टिसेस किया करते थे, उन रिलीजियस बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस के बारे में भी पूछ लेता है। कभी कभी इनके इस बारे में भी पूछ लेता है कि ये बताइए वो अपनी सोसाइटी में कैसे रहते थे, क्या वहाँ पे राजा रानी होते थे, क्या वहाँ पे मंदिर होते थे, या किस तरीके की चीज़ें होती थी, तो वो सोसाइटी के बारे में भी पूछ लेता है। और कभी कभी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था इसका, उसके बारे में भी पूछ लेता है। तो वन बाई वन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, उन सबको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे इसका है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात अगर हम लोग करें तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की इसकी कुछ
सीमाएं हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा फैला हुआ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में, यहाँ से शुरू होकर लगभग गुजरात तक जाता है, जो गुजरात नीचे का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो पंजाब, ठीक है, और झेलम या फिर रोपड़ का जो इलाका है, सतलज का जो इलाका है, इन सब इलाकों के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट बहुत बड़े तौर पर देखा गया, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर साइट्स की बात की गई है। मेजर साइट्स क्योंकि आज के समय में इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, तब नहीं था, लेकिन हम लोग इसका क्लासिफिकेशन इंडिया और पाकिस्तान के बेसिस पे करते हैं। पाकिस्तान की मेजर साइट्स की अगर बात करें तो पहला ही सिटी जो हमारा हड़प्पा है वो कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। रिवर आपसे कभी कभी पूछ लेता है तो बता दीजिएगा रावी रिवर के किनारे में ये बसता है, ठीक। बसता है या नहीं बसता है आज नहीं पता हमें, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहीं खो चुका है, हमको पता भी नहीं है। शायद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो हाउस बना हुआ है, क्या पता, हो सकता है वो सिविलाइजेशन के ऊपर ही बना हो। पाकिस्तान वाले क्लेम करते हैं हम भूल गए कहाँ पे था सिविलाइजेशन, हम उसको नहीं बचा पाए, ढूंढ नहीं पा रहे हैं वो, है ना। ऐसे ही मोहनजोदारो की भी हालत है, ठीक है, ये भी इंडस के आसपास बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही चनूदारो है जो कि सिंध रिवर के आसपास, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट रीजन्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ रीजन्स थे, ठीक। इसके बाद में इंडिया के अंदर अगर रीजन्स को देखा जाए तो लाइक लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, सुरकोटदा हो गया जो गुजरात के अंदर है, कालीबंगन, ये मतलब ये सारी की सारी साइट्स कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी या हिसार ये सब हरियाणा में, और आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ मेजर साइट्स लिखी हैं उसकी, जो बड़ी बड़ी मेजर साइट्स हैं जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुआ करते हैं, तो उन साइट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो साइट्स हैं उन्होंने तो स्पॉइल कर दी, सारी की सारी बर्बाद कर दी, लेकिन हम लोग ने अभी भी ऐसी साइट्स को बचा के रखा हुआ है, और ये साइट्स अभी भी हैं हमारे पास में, ठीक है। अच्छा हुआ इस समय मोदी जी नहीं थे, होते तो क्या करते, मोदी जी कहते हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स अगर मेरे कब्ज़े में होती तो मैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को भी बचा लेता, जैसा अभी उन्होंने एक क्लेम किया है ना। कौन सा क्लेम, न्यूज़ देखते हो तुम लोग हैं? महात्मा गांधी वाला नहीं, महात्मा गांधी वाला तो बहुत एक्सट्रीम ही बोल गए वो। एक क्लेम उन्होंने ये किया था कि अगर वो उस समय प्रधानमंत्री होते जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, तो जो गुरुद्वारा एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस पाकिस्तान में चला गया वो शायद वो भारत में ले आते, है ना। मतलब वो पाकिस्तान भारत का बंटवारा अगर करवाते तो गुरुद्वारे को अंदर ले लेते, इस तरीके से ले लेते। तो इस समय में मोदी जी होते तो हड़प्पा को भी अपने यहाँ ले लेते और मोहनजोदारो को भी अपने यहाँ ले लेते, ऐसे मेजर साइट्स अपने यहाँ ले लेते, है ना। क्लेम करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी होती है वो एक अलग बात है। थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया परसों के बाद से, ठीक है। मोदी जी से पर्सनली इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं खास किसी भी तरीके की, लेकिन परसों जो उन्होंने बात बोल दी वो बहुत ही एक्सट्रीम वाली बोल दी, बहुत ही गलत बात उन्होंने बोल दी। और वो बात उन्होंने बोल दी महात्मा गांधी को 1982 से पहले कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। 1982 में भी क्यों जाना महात्मा गांधी को, 1982 में एक पिक्चर आई है गांधी, देखा होगा आप लोग ने, एक बहुत बड़ा, अच्छा हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी, और वो भी इंडिया ने नहीं बनाई थी, है ना, इंडिया के बाहर के लोगों ने ही बनाई है इस पूरी की पूरी पिक्चर को। तो इस पिक्चर के ऊपर पूरा का पूरा जो है 1982 के अंदर, तो उन्होंने बोला इसके बाद में लोग जान पाए कि हु वॉज महात्मा गांधी, उससे पहले महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था, है ना। इसे कहते हैं थोड़ी पढ़ी लिखी जब कमी होती है पढ़ाई लिखाई की तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो शायद पता होता उन्हें कि महात्मा गांधी कौन है और किस आइडियोलॉजिकल पर्सन है। महात्मा गांधी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये वो पर्सन है जिस पर्सन को यूपीएससी अपना फेवरेट पर्सन मानता है। जिस प्रिपरेशन में आप लोग बैठे हुए हो ना, इस प्रिपरेशन में अगर आपने जाके महात्मा गांधी के बारे में इफ़ और बट भी कर दिया ना, सामने वाला उधेड़ देगा आपको, बिल्कुल बुरी तरीके से उधेड़ देगा। नेता इतना बोल सकते हैं कुछ, लेकिन एज एन ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि हु वॉज महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी उनके बहुत ही फेवरेट पर्सन है। मतलब आप कभी पैनल में जाके बैठो, कुछ इंटरव्यू वगैरह फेस करो और आप हिस्ट्री पढ़ के वहाँ बैठे हुए हो और बाई चांस गलती से अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, ठीक है, तो वो महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। हर मेंस को उठा के देख लेना, हर मेंस को, यूपीएससी के जितने भी मेंस हुए उन मेंस में से वो किसी न किसी फॉर्म में गांधी को पूछता है। मीन्स प्रीलिम्स किसी साल का ऐसा कभी गया ही नहीं कि गांधी के इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन ना बना हो, इतने फेवरेट।
और इंटरव्यू में तो मेजर ऑफ द क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उस शख्सियत को आप लोग इस तरीके से कैसे बोल सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, ये एक बहुत दुखद बात है देश के लिए, है ना। तो वो व्यक्ति जो 1930 के अंदर, आपको पता ही होगा 1930, और 1930 ही नहीं, ऐसे बहुत टाइम इससे पहले भी टाइम मैगज़ीन का नाम सुना है आप लोगों ने। टाइम मैगज़ीन वो मैगज़ीन है जो पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर काफ़ी समय से है, और उसके फ्रंट पेज के ऊपर जिसका फ़ोटो आ जाता है उस व्यक्ति को पूरी दुनिया सलाम करती है, ऐसा बोला जाता है टाइम मैगज़ीन। 1930 में जब गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में जाने से मना किया था ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो टाइम मैगज़ीन के ऊपर इतना बड़ा फ़ोटो आया था महात्मा गांधी का, और उसके अंदर बताया गया था कि महात्मा गांधी, और वो बताया नहीं गया था हु इज़ महात्मा गांधी, उन्होंने बोला महात्मा गांधी ने मना कर दिया जाने से गोलमेज सम्मेलन के अंदर। तो सब जानते थे ऑलरेडी कि महात्मा गांधी है कौन, तभी तो वहाँ पे इतना बड़ा एक फ़ोटो छापा गया और उसमें बताया कि महात्मा गांधी कौन है ना। इवन एल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला से लेकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी को प्रेज़ ना किया। और मुझे नहीं लगता ये शायद गांधी नाम किसी भी वर्ग से, समुदाय से, या किसी भी रिलीजन से, किसी भी चीज़ से बना हुआ है, ये सबका है, हर पर्सन का है। तो ये नाम वो है क्योंकि इसने जीने का एक तरीका, सलीका और एक कहीं ना कहीं आपको अप्रोच दिए कि लाइफ में आप मूव कैसे करोगे। सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन ही देख लो तो आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स से। अगर आप इन प्रिंसिपल्स के 10% भी चीज़ों को फॉलो कर लो तो सच मानिए, यकीन मानिए कि आप सिर्फ इस आइडियोलॉजी से अपनी हर एक चीज़ को सक्सेस में बदल सकते हो। महात्मा गांधी वो पर्सनैलिटी, बात करेंगे कभी, क्योंकि गांधी जी मेरे फेवरेट है, इसलिए मुझे बुरा लग जाता है थोड़ा जब कोई कुछ बोलता है। और होना भी चाहिए, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके सबके होना चाहिए गांधी जी के फेवरेट, होना ही चाहिए। क्योंकि गांधी के बारे में जब आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हो तभी पढ़ते हो एग्जैक्ट वो है क्या व्यक्ति, तभी आप उसके बारे में पढ़ते हो। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने कभी बिना किसी पोस्ट के लालच में अपना पूरा जीवन सिर्फ आज़ादी के ऊपर न्यौछावर कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा, तो वो व्यक्ति है गांधी जी। और यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं, इसलिए आपके भी फेवरेट हो जाने चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल न्यूज़ में कहीं ना कहीं आती रहती हैं। अब ये इशू कब बन जाता है, यह प्रॉब्लम आपके लिए, पॉलिटिकल पर्सन्स जितने भी हैं वो सब तो बोल बाल के चले जाएंगे। और उन्होंने इस समय बहुत सारी बातें बोली इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, लगभग 6 तरीके के हो चुके हैं, 7वां बचा हुआ है। 7वां फेज़ होते ही आप जब उठा के देखोगे तो इतिहास के पन्नों के इतने सारे पन्ने खुल गए हैं इतने दिनों में कि अगर आप उन मुद्दों को भी उठा के देखोगे तो वो मुद्दे आपके 2025 के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट बन चुके हैं, गांधी का नाम अगर आया तो अब 2025 में क्वेश्चन आएगा गांधी से रिलेटेड, आता है हमेशा। अब इस बार बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा गांधी से रिलेटेड। अभी कुछ समय पहले शिवाजी महाराज के बारे में बात हो रही थी, तो शिवाजी महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी किसी ने औरंगज़ेब का नाम ले दिया था, औरंगज़ेब से रिलेटेड कंपैरिजन कर दिया था, तो औरंगज़ेब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल पर्सन्स आके बोल देते हैं, है ना, अपनी भावनाओं में आके, लेकिन वहाँ पे पैनल के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ये सब सुन रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, और वो लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं उस समय, और वो एनालिसिस के बेसिस पे सब नोट करते चले जाते हैं। अच्छा इसकी बात हुई है, अच्छा इसकी बात हुई, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ को ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ न्यूज़ में आ रहा है तो वो न्यूज़ में आते समय आप लोग उसको तुरंत नोट करिए कहीं ना कहीं। अच्छा इस पर्सनैलिटी के बारे में आज चर्चा हुई है तो ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में है, और अगर न्यूज़ में है तो इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ लिया जाए, पूछ लेगा वो क्वेश्चन किसी ना किसी। तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहा करिए, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ठीक, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बाद में अगर हम लोग देखें, ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट मैप के बेसिस पे भी देख सकते हो, इसको इस तरीके से दिखाया भी गया, ठीक है। इसमें देखिए साइट्स हैं सारी की सारी, इस मैप को देखिएगा ध्यान से जाके, और इस मैप के अंदर मेजर साइट्स दिखा दी गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या क्या है। लाइक पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान के किस किस इलाके तक पूरा बैठा हुआ है। ये बलूचिस्तान का जो इलाका मैंने बताया हुआ आपको, यहाँ से लगभग शुरू हो जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सब यहाँ से होता पंजाब के इलाके से इंडिया के कुछ इलाके में लगभग इस पोजीशन तक ये माना जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सिविलाइजेशन ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो लोकेशन के बेसिस पे जब हम लोग देखते हैं तो चीज़ें कुछ और आसानी से समझ आ जाती हैं। इसको थोड़ा सा इसके बेसिस पे अगर देखोगे तो आपको और क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जैक्ट एरिया था क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। इस ट्रायंगल को बनाने के पीछे का मकसद ऐसा नहीं कि लोकेशन जो है
वो अगर आपको दिख रही होगी कुछ अलग अलग दिख रही होगी, इस तरीके की दिख रही होगी। एग्जैक्ट लोकेशन तो ऐसी है कि यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसके बाद में ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद में लोकेशन चली जा रही है यहाँ, ठीक है। और इसको अगर जोड़ा जाए यहाँ से मिला के यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके का रीजन दिखाई देता है अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रॉपर देखा जाए, ठीक है। तो या फिर आप अगर इस लाइन को मिटाओ, तो इस लाइन को अगर डायरेक्ट सुतका गेंडोर को अगर यहाँ से मिलाओगे आप, तो आपको कुछ लोकेशन ऐसी दिखाई देगी कि ये यहाँ पे आलमगीरपुर पे आएगा और आलमगीरपुर से दाहिमाबाद आएगा और दाहिमाबाद से ये इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ लोकेशन दिखाई देती है, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिविलाइजेशन का शेप जो उस समय के लोगों ने बताया, उनका कहना ये था कि एक ट्रायंगुलर शेप की सभ्यता थी, ठीक है। कैसी थी? ट्रायंगुलर शेप की सभ्यता थी, मतलब इसका शेप कैसा था? ट्रायंगुलर था अगर लोकेशन के बेसिस पे देखा जाए। तो अगर हम लोग सबसे वेस्टर्न इलाके की बात करें, वेस्टर्न इलाका इसका सुतका गेंडोर है जो अभी हमने बात करी, बलूचिस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कौन सी रिवर के किनारे है, तो दास रिवर के किनारे ये पड़ता है, ठीक है। अगर सबसे नदर्न इलाका इसका पूछा जाए कहाँ पे, तो वो मांडा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, ठीक है, और चेनाब रिवर के किनारे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में अगर सबसे सदर्न का इलाका पूछा जाए आपसे, तो दाइमाबाद है जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में और गोदावरी रिवर के किनारे पड़ता है, ठीक। सबसे ईस्टर्न इलाका अगर आपसे पूछा जाए तो वो आलमगीरपुर है जो कि मेरठ या हिंडन रिवर है उसके किनारे यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये लोकेशन है उसकी। अगर सबसे नॉर्दर्न, सबसे सदर्न या सबसे वेस्टर्न या सबसे ईस्टर्न लोकेशन आपसे पूछी जाए तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। कई बार मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है ये क्वेश्चन कि ये बताइए बलूचिस्तान के नाम दे देगा, बलूचिस्तान का एरिया डैश लगा के या फिर ABC करके दे देता है ऑप्शन में कि वहाँ पे कौन सी रिवर पड़ती है, उस रिवर का नाम दे देगा, है ना। तो वो रिवर अगर बलूचिस्तान से रिलेटेड पूछ रहा है तो दास रिवर पूछ रहा होगा, तो आपको मैच द फॉलोइंग में ये सब चीज़ों को दिखाना रहेगा, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल एक्सटेंट जो है वो कुछ इस तरीके का था इसका लोकेशन के बेसिस पे, और इसके बीच में ये जितना भी एरिया है ये सब एरिया अभी हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। कहीं हमको दिखेगा हड़प्पा है, कहीं दिखेगा मोहनजोदारो है, कहीं लोथल दिखेगा, कहीं कालीबंगन दिखेगा, कहीं धौलावीरा दिखेगा, और ऐसे बहुत सारे साइट्स अभी हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे जो इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बीच में कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन एक बहुत ब्रॉड सिविलाइजेशन है जिसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में आप सारी साइट्स तो नहीं याद कर सकते, लेकिन मेजर साइट्स तो याद कर सकते हो। जैसे अभी पीछे हम लोग ने कुछ मेजर साइट्स की बात की थी, और उसके बाद में सबसे सदर्न, नदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न साइट्स को भी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, अगर आपको याद ना हो, और याद है तो अच्छी बात है। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद में इनकी टाउन प्लानिंग या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इस सिविलाइजेशन के लोगों को बोला जाता था कि अर्बनाइज्ड लोग थे ये लोग, ठीक है। कैसे थे? अर्बनाइज्ड। तभी ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। अर्बनाइज्ड इनको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ अभी देख करके आप इनकी पढ़ोगे, इनको रूरल बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। रूरल कहने में क्या होगा, रूरल एक आइडिया होता है समाज का, एक कहीं ना कहीं जहाँ पे हम लोग एक मेंटलिटी अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि कच्ची सड़कें होंगी, ठीक है, कच्चे मकान होंगे, वहाँ पे अभी ट्रेडिंग की व्यवस्थाएं भी उतनी बेहतरीन नहीं होंगी, मार्केट एक छोटा सा होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने माइंड में ड्रॉ कर लेते हैं, और रूरल इलाका कहीं ना कहीं ऐसा माना भी जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से अर्बन था या टाउन थे यहाँ पे बड़े बड़े, जहाँ पे पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया है ज़्यादातर इलाकों के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वेल ऑर्डर्ड वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो भी, जो वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता था वो भी वेल ऑर्डर्ड होता था, ठीक है। वेल ऑर्डर्ड कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता था कि नालियाँ खोद के डाल दी, ठीक है, और पानी रोडों पे बह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। घर के बाहर अगर कोई नाली होती थी तो वो नाली जाके सीधे कहीं ना कहीं एक बड़े नाले में ही निकलती थी, उसके बीच में कहीं पे भी कोई डिवीज़न रोड के ऊपर दिखाई नहीं देता था। नालियाँ पक्की बनी होती थी, पक्की बनी होती थी, कच्ची नहीं होती थी, मिट्टी की नहीं बनी होती, कैसी होती थी? पक्की बनी होती थी। रोड जो थे उनको रोड कहना ही उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
बेइज्जती सा महसूस हो सकता है। उसको राजपथ कहो तो ज़्यादा अच्छा है। रोड इतने ब्रॉड होते थे कि जिनको राजपथ कहा जाता था, मतलब जिसके ऊपर राजा चलते हैं, राजाओं के चलने वाला पथ तो बहुत ब्रॉड होता है, माना जाता है उसमें, ठीक है। तो राजपथ मतलब इतने ब्रॉड रोड होते थे जिनको राजपथ तक बोला गया है वहाँ पे, ठीक है। तो ब्रॉड रोड्स हुआ करते थे वहाँ पे। और रोड्स के ब्रॉड होने के एक और ये भी है कि वो पक्की ईंटों के होते थे, ऐसा नहीं था कि कच्ची ईंटों के बने होते थे। रोड भी कैसे होते थे? पक्की ईंटों के सारे। यहाँ जितने भी मकान देखने को मिले हैं, जो भी मकान बने होते थे वो भी सारे के सारे ईंटों के बने होते थे। मिट्टी का मकान नहीं मिला है, ईंटों के बने हुए मकान हाँ 2-4 जगह पे मिले हैं, बट मेजर ऑफ द मकान कैसे होते थे? वो सब पक्की ईंटों के बने हुए मकान वहाँ पे हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि वहाँ पे किस तरीके से अर्बन प्लानिंग को लोग फॉलो करते थे। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे पब्लिक बाथ्स भी दी गई हैं और ग्रीनरीज भी दी गई हैं। पब्लिक बाथ के अंदर अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, डायग्राम में आगे आप देखोगे, एक बहुत बड़ा स्नानागार था, ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ सिस्टम था वहाँ पे, जहाँ पे लोग जो थे ओकेजनली कहीं ना कहीं फेस्टिवल के तौर पर आते थे, कलेक्ट होते थे और आके वहाँ पे बाथ लिया करते थे। ऐसे बहुत बड़े बड़े बाथ सिस्टम देखने को मिले, जो आज के मॉडर्न फॉर्म स्विमिंग पूल है, जिसको आज के समय में स्विमिंग पूल के तौर पे जानते हो। ऐसे स्विमिंग पूल सोचो वहाँ पे थे, ठीक है। तो उस स्विमिंग पूल को कहीं ना कहीं वो लोग अपने सोशल कस्टम के तौर पर यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनरीज वगैरह थे। ग्रेनरीज का मतलब बहुत बड़े बड़े अनाजों के भंडार हुआ करते थे, जहाँ पे अनाज रखा जाता था, जिनको आज के समय में गोडाउंस बोलते हैं, ठीक है। गोडाउंस बड़े बड़े होते हैं, उन गोडाउंस के अंदर हम लोग देखते हैं तो अनाज को सेव करके रखा जाता है कि आगे के लिए यूज़ किया जा सके। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले से, ऐसा नहीं इंसान खाता था डेली का, खाने के बाद में कलेक्ट करता था और ले जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। वो ग्रेनरीज बनाते थे, गोदाम बनाते थे बड़े बड़े, जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं। म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स का मतलब आप लोग समझ सकते हो, जो नगर पालिका वगैरह की हम लोग बात करते हैं। और नगर पालिका से ही दिमाग में आ जाता है जो भी हमारी सोसाइटी की साफ़ सफाई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका की होती है। तो साफ़ सफाई से रिलेटेड, क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड, इन सब के लिए एक म्यूनसिपल गवर्नमेंट को भी अपॉइंट किया जाता था, जो वहाँ पे हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखा करती थी, ठीक है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह भी होते थे, इन सब की जिम्मेदारी भी म्यूनसिपल को ही दी गई थी। यहाँ पे छोटे मोटे रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है। अभी इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जब आगे चलेंगे, आगे आप लोग देखोगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर के फॉर्म में देखने को मिले, डॉकयार्ड्स देखने को मिले, ग्रीनरीज देखने को मिली। डॉकयार्ड्स किसको बोलते हैं? नाव वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। नाव वगैरह मतलब पार्किंग होती है नाव की, उसको डॉकयार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। डॉकयार्ड्स क्या दर्शा रहा है? ट्रेड होता था। ट्रेड भी कहाँ होता होगा? अगर डॉकयार्ड्स है तो ऐसा तो नहीं विद इन इंडिया ही ट्रेड चल रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हो रहा होगा। अब ट्रेड कहाँ हो रहा होगा? इंडिया के बाहर हो रहा होगा, जिसका एक एग्जांपल मेसोपोटामिया भी हम लोग ने देखा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डॉकयार्ड भी बताता है कि हाँ, ये लोग कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड भी किया करते थे, तो डॉकयार्ड से ये पता चलता है। ग्रीनरीज वही देखा गया, वेयर हाउसेज वगैरह भी कुछ उसी तरीके से स्टोर्स वगैरह बनाए जाते थे। ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, जितने प्लेटफॉर्म्स या जो भी चीज़ें देखी आपने, ब्रिक्स वगैरह ईंटों की बनी हुई होती थी वहाँ पे, ठीक है। और प्रोटेक्टिव वॉल्स होती थी। लोग क्या करते थे? अपने घर तो बनाते थे, और घर बनाने के साथ साथ में वॉल्स, प्रोटेक्टिव वॉल्स बना लिया करते थे। जैसे आप आगे चल के मिडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि लोग क्या करते थे उस समय में, कुछ मीनार्स बनाते थे, किले बनाते थे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे ना, जिससे सराउंड करके अपने पूरी सल्तनत को बचाया जा सके अगर बाहरी अटैक्स होते उनसे। तो ये लोग उसके लिए क्या बनाते थे? प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाते थे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दिया करते थे, जिससे अगर कोई बाहरी सभ्यता हमारे ऊपर अटैक भी करे तो हम इससे बच जाया करें, ठीक है। और इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि कुछ जगहों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने जो हाउसेस बनाते थे, उन हाउसेस के अंदर फ्रंट गेट देते ही नहीं थे, फ्रंट डोर नहीं होते थे, सामने के दरवाजे नहीं होते थे। वो डोर्स कैसे होते थे? पीछे साइड में होते थे, बैक डोर्स हुआ करते थे। बैक डोर्स हमेशा हुआ करते थे, फ्रंट में नहीं होते थे कभी। मतलब जहाँ से रोड जा रहा है वो रोड पे कभी भी डोर नहीं होगा, वो कहाँ होगा? पीछे से होगा। तो पीछे से दरवाजे खुला करते थे। इसके पीछे एक कारण तो यही बताया जाता है कि अगर कभी भी कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वो कंफ्यूज रहेगा और हम पीछे से निकल के भाग सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता था। दूसरा कारण इसका बहुत फ़नी बताया जाता था, और वो बताया जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। वो ये बताया जाता था कि फ्रंट पे दरवाजे इसलिए नहीं खोले जाते थे क्योंकि फ्रंट से 4 व्हीलर जाया करती थी, 4 व्हीलर जाया करती थी। 4 व्हीलर कार वार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 व्हीलर उस समय क्या होता था? रथ होता था, ठीक है।
रथ होते थे, या फिर अगर टू व्हीलर्स की बात करो तो बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती थी, इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो वो उस समय में वहाँ पे चीज़ें चला करते थे। तो जो भी ऐसी चीज़ें वहाँ पे चला करती थी, जो भी व्हीकल्स चलते थे, उससे बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते थे, फ्रंट पे दरवाजे नहीं देते थे। बैक से निकल के जाए, होते हैं ना बच्चे ज़रा ज़रा शैतान, सीधे निकल के भाग जाते हैं एकदम से, और लपट जाएंगे, एक आध नीचे आ गया तो क्या होगा, ब्रेक तो होता नहीं है घोड़े में कि घोड़ा ब्रेक मार के रुक जाएगा, है ना उसको रोका जा सकता है। तो वो एकदम सामने से निकल के जाएगा और क्या होगा, उससे वो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो फ्रंट में दरवाजे शायद नहीं देते थे, ठीक है। तो इस वजह से फ्रंट डोर्स नहीं होते थे, बैक डोर्स हुआ करते थे। एक रीज़न ये बताया जाता है जिस वजह से ऐसा बोला जाता है, ठीक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पैलेसेस और टेम्पल्स, ठीक है। पैलेसेस का मतलब महल नहीं होते थे उस समय, और ऐसा कोई भी एविडेंस हमको नहीं मिला। महल नहीं होते थे, महल कौन महलों में रहता है, राजा रहते, रानियाँ रहती हैं, मतलब उस समय राजा रानी भी नहीं रहते थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या किंगशिप जैसी कोई आइडियोलॉजी थी, तो नहीं, कोई राजा नहीं था, कोई सुप्रीम उस समय में ऐसा नहीं था जो कमांड करता हो पूरी सोसाइटी को कि तुम मेरा ऑर्डर मानो, ऐसा कोई नहीं होता था। लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए कोई तो एक सुप्रीम होगा। जैसे घर में चलाने के लिए एक बड़ा होता है जो पूरे घर को चलाता है, गार्जियन होते हैं। लेकिन इन गार्जियन की तरह सोसाइटी में भी तो एक व्यक्ति होता है जो पूरी सोसाइटी को चलाता है। ऐसा सोसाइटी में इस समय कौन पर्सन होगा? अगर राजा रानी है नहीं तो इनको कौन बैलेंस कर रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे? ग्रुप ऑफ पीपल्स, हाँ, व्यापारी वर्ग, हाँ गुड। बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेडर क्लास हुआ करता था। ये सोसाइटी का सारा कमांड किसके हाथों में था? ट्रेडर्स के हाथों में था। घर में जो खाना ला के देता है उसी की तो चलती है ना। घर में अगर हमारे माँ बाप में से किसी की भी चलती है तो किसकी चलती है? उन्हीं की तो चलती है, तो घर में खाना ला के दे रहा है, ठीक है। बाद में कल आप लोग बड़े हो जाते हो, कमा के खिलाने लगते हो, तो फिर आप लोग की चलना शुरू हो जाती है। आप लोग के हिसाब से घर में काम होने लगता है कि पेंट करेंगे, अच्छा वाइट ही कलर करेंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिटिया हमारी कह रही है, घर से कमा के यही तो लगा रही है पैसा, तो इस वजह से इसी की बात मानी जाएगी। तो ये बात कहीं ना कहीं सोसाइटी की है, ऐसा नहीं है सही है गलत है, बट सोसाइटी के अंदर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो कि ये लोग ट्रेड किया करते थे, जो लोग बाहरी विदेशी लोगों के साथ में, ऐसे लोग सोसाइटी में सुप्रीम माने जाते थे। कोई कास्ट हायरार्की नहीं थी कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर मान लिया हमने, अब यही है जो बताएंगे हम करेंगे। कोई किंग नहीं था, कोई क्वीन नहीं थी इस समय में, तो किसकी बात माने? ये ट्रेडर्स का ग्रुप होता था एक, और ये ट्रेडर्स का ग्रुप डिसाइड करता था कि हमारी सोसाइटी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसको ये हिंदी में एक वर्ड यूज़ होता है, वणिक वर्ग, ठीक है। तो वणिक वर्ग जो था इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाया करता था, जिसको हम ट्रेडर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग चलाया करते थे। तो पैलेसेस नहीं है, महल नहीं है, जिसका मतलब राजा रानी नहीं। टेम्पल्स नहीं, टेम्पल्स का मतलब किसी भी तरीके की कोई मूर्ति नहीं, मूर्ति पूजा नहीं दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, हाँ तो सही बात है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं। फिर भी क्या वर्शिप करते थे ये लोग? हाँ, वर्शिप तो करते थे। मंदिर होने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर होगा तभी पूजा की जा सकती है, ठीक है। वो तो आज के समय में कहीं ना कहीं एक मॉडर्न इरा के दौरान इन सब चीज़ों को डेवलप किया गया बाद में, कि एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे जाके प्रार्थना करी जाए। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले टेम्पल्स वगैरह नहीं होते थे। लोग क्या करते थे, नेचर को, जैसे कल भी बात हुई थी, हम लोग देखे प्री हिस्टोरिक इरा में नेचर को पूछते थे। नेचर के साथ साथ में लोग यहाँ पे अगर किसी को पूछते भी थे तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्क्रिप्ट के फॉर्म में देखा गया, लाइक किसी के ऊपर बना हुआ इमेज के फॉर्म में आ गया। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, एक स्क्रिप्ट बनी हुई थी जो हम लोग ने देखा था, एक एनिमल की थी, उस एनिमल की लोग पूजा किया करते थे, यूनिकॉर्न की, ठीक है। ऐसे लॉर्ड शिवा की भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। लॉर्ड शिवा इस समय में है। अगर पूछा जाए इस समय में कोई आपको इस समय में भगवान देखने को मिलता है कोई है, तो हाँ, पशुपतिनाथ, जिनको लॉर्ड शिवा की कहीं ना कहीं संज्ञा दी जाती है, वो इस समय में है। और उनकी प्रार्थना मूर्ति के बेसिस पे नहीं की जा रही है, उनकी सिर्फ एक स्क्रिप्ट के बेसिस पे की जा रही है, और उनका कहीं ना कहीं एक दिमाग में इमेजिनेशन बना के उनकी प्रार्थना की जा रही है। और ऐसा पूछा जाए क्या फीमेल डेटी भी होती थी, देवियाँ भी होती थी? हाँ, देवियाँ भी होती थी। देवी में अगर पूछो कौन देवी होगी इस समय? पुरुषों में तो बता दिया हमने, ये देवता होते थे, लॉर्ड शिवा जिनको बोला जाता था, पशुपतिनाथ। अगर देवियों में पूछा जाए कौन सी देवी इस समय में रही होंगी? सरस्वती।
पार्वती तो लॉर्ड शिवा से कनेक्ट कर रहा है इस वजह से। नहीं, पार्वती भी नहीं। डांसिंग गर्ल की वो स्टैचू मिला है, हाँ एक डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है, बट वो किसी भी देवी से रिलेटेड नहीं है। बट ये माना जा रहा है, उसके बेसिस पे ये माना जाता है कि यहाँ के लोग फीमेल की उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे जितना मेल की करते थे। तो लगभग वो डिवाइड, जो सोसाइटी में एक डिवीज़न था, वो डिवीज़न एक अच्छा डिवीज़न था। और कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है, और इस बात को अगर पूछ भी लिया जाए आपसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो अगर आंसर हाँ लगाना हो तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, लगा दीजिएगा। क्योंकि मैट्रियार्कल सोसाइटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बाहर जो पुरुष लोग थे वो जाके व्यापार करते थे, ठीक है, लेकिन घर का सारा जो भी जिम्मेदारी थी, सोसाइटी को संभालने की जो जिम्मेदारी थी, वो सब फीमेल्स के हाथों में रहती थी। फीमेल कमांड अपने हाथों में रखती थी। पूरे घर में जो पॉटरी वॉटरी कल हम लोग बात कर रहे थे, वो पॉटरी वॉटरी बनाने के लिए ये सारा का सारा घर में ही किया करती थी, और ये घर से भी ट्रेड करती थी। तो ये ट्रेडर्स भी थी, घर भी संभालती थी, और फिर आसपास की सोसाइटी को भी संभाल कर रखती थी। तो इस वजह से यहाँ की सोसाइटी हाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हैं कि थी, ठीक है। तो इस समय में जिन देवी देवताओं की बात हुई है, जिसमें एक नाम तो हमने अभी लॉर्ड शिवा का लिया, एक नाम है दुर्गा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो देवियों में दुर्गा जो है, उनकी लोगों ने यहाँ पे वर्शिप की है, जिनके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आगे भी देखने को मिलेगा आपको इसके बारे में। तो किंग्स नहीं है, ठीक है, आर्मीज़ नहीं है, या फिर कोई अगर मंदिर नहीं है तो कोई पुजारी भी नहीं होगा। ये सब लॉजिक्स हैं। अगर आपसे बोला जाए कि पुजारी थे क्या उस समय, तो आप लोग ये बात बिल्कुल भी समझ लीजिए कि टेम्पल्स ही नहीं है तो पुजारी क्या करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो पुजारी नहीं हुआ करते थे। टेम्पल्स में तो पुजारी का काम है, अगर पुजारी पूछ लिया जाए तो टेम्पल नहीं है तो पुजारी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। हो गया, बहुत लाइट परेशान कर रही है। सर जो शहर होगा उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो भी लोग घुमावदार होते हैं। हाँ, उनको सर्कुलर बनाया जाता था एक तरीके से कि उसके पीछे रीज़न क्या था? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। अरे बहुत दिमाग वाले लोग थे। अगर आज के समय में सोचा जाए कि इतना एडवांस, मतलब ये बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन इस वजह से भी समाप्त हो गई कि ये लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ तक आज की सोसाइटी पहुँचने के लिए भी सोचती है 100 बार। मतलब कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इनके पास ना, ये सब कुछ जानते थे, हर एक चीज़ के बारे में इन्हें पता था। कई सी चीज़ें तो हम ही नहीं समझ पा रहे आज के समय में। पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या टेक्नोलॉजी उस समय में ढूंढ ली थी। इस वजह से शायद वो सभ्यता पूरी की पूरी एंड हो गई हो, समाप्त हो गई हो। और वो सभ्यता समाप्त होना ही सही था। अगर वो समाप्त नहीं होती तो शायद आज हम लोग ना होते, है ना, तो नहीं होते शायद हम लोग। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर सभ्यता के बारे, अगर दुनिया के बारे में लगभग सब कुछ पता ही चल गया तो फिर दुनिया में खोजने के लिए मानव आएगा ही क्यों, है ना, भेजेगा ही क्यों ईश्वर उसे दुनिया के अंदर, है ना। तो वो करने क्या आया, खोज ही करने आया, और खोज करना ही अगर बंद हो जाए तो मानव का आना बंद हो जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब बताया जाता है कि ये ऐसी सभ्यता है कि कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इन लोगों ने अपना ना ली हो, सब कुछ था इनके पास में। और ये एग्जाम्पल्स के तौर पर मेसोपोटामिया कल्चर के लोगों ने कुछ बुक्स लिखी हैं। उन बुक्स के अंदर वो इस चीज़ को लिखते हैं और बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हमसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपा के रखी जिन चीज़ों के बारे में अगर हमें पता चल गया होता तो शायद दुनिया को बहुत पहले हम अंदर तक सब जान चुके होते कि किस तरीके से होती थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हुई, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। कैपिटलिस्ट कह सकते हो, लेकिन पूंजीवादी वर्ग की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि कैपिटलिस्ट जो क्लास होता है वो कैपिटलिस्ट क्लास अपने यहाँ के जो लोअर क्लासेस होते हैं उनके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सोसाइटी में लगभग सभी लोग मिलजुल के रहते थे। लगभग सभी वर्ग के लोग जो थे वो ट्रेडर्स से ग्रुप से बिलोंग किया ही करते थे। हर घर में कोई ना कोई कोशिश करता था कि व्यापार करे। तो इस वजह से लगभग पूरी ही सोसाइटी में कैपिटलिज्म देखने को मिल रहा है। तो वो एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकते। मतलब कैपिटलिस्ट की एक नेगेटिव डेफिनेशन है ये। अच्छी भी बातें हैं कैपिटलिज्म के बारे में बहुत, बट एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होने का मतलब लोग ये मान लेते हैं कि हाँ सोसाइटी में कहीं
कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो हम एक्सट्रीमली इस बात को बोल नहीं सकते कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, है ना, तो एकदम नहीं बोल सकते। पार्शली कैपिटलिस्ट अगर आपसे कहा जाए तो हाँ, तब आप इस पर मान सकते हो कि पार्शली कैपिटलिस्ट इसको बोला जा सकता है। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे तो ये है यहाँ का ग्रेट बाथ, ठीक है, जो कि मोहनजोदारो के अंदर मिला, ग्रेट बाथ जिसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका लोकेशन कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा होगा। आपने क्लॉक टावर अगर देखा हो लखनऊ के अंदर, ठीक है, क्लॉक टावर में ऐसे ही कुछ बना हुआ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियाँ से लोग आते थे, यहाँ सब पानी भरा हुआ होता था, बाथ लेते थे, चले जाते थे। क्वेश्चन एक बार पूछा गया इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, काफ़ी पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अब जो ये मोहनजोदारो के अंदर ये बाथ सिस्टम था, क्या ये पब्लिक बाथ सिस्टम था या फिर सिर्फ स्पेशल क्लास के लिए था, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए गए थे। उसमें एक ऑप्शन दिया गया था, हाँ पब्लिक बात था, और इसके अंदर जो थे वो किंग वगैरह थे, जो वो भी बात कर सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे। तो ये ऑप्शन तो हम वैसे खारिज कर देते क्योंकि इसमें किंग का नाम आ गया या एक राजा का नाम आ गया, वो तो थे ही नहीं इसमें, कोई ऐसा क्लास ही नहीं था इसमें। दूसरा पूछा गया था कि ओकेजनली पब्लिक बात होता था, और वैसे जो होता था जनरली ये हाई क्लास के लिए बना हुआ था, हायर क्लासेस के लिए बना हुआ था, ठीक है। हायर क्लासेस की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पे कोई हायर क्लासेस, लोअर क्लासेस, ऐसा कोई डिवीज़न था, तो ऐसा कोई डिवीज़न नहीं था। लेकिन इस ऑप्शन को सही माना गया था। ऑप्शन को सही इसलिए माना गया था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हायर क्लासेस जो बोला है वो ट्रेडर्स को बोला है, व्यापारी वर्ग को बोला है। सोसाइटी में क्लासिफिकेशन रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ हाँ, वो हो सकता है। सिटाडेल्स वगैरह की बात कर रहा है जो अभी आएगा, आगे भी आएगा, उसकी बात करेंगे। जो आप बताना चाह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझो पहले से, कि इस पूरे बाथ सिस्टम को क्या पब्लिक बाथ सिस्टम माना जाता है या फिर इसके अंदर हायर क्लास के लोग भी आके बात किया करते थे। सिटाडेल्स के अंदर जैसे आप बोल रहे हो कुछ हाई क्लास के लोग वहाँ पे जाके रहा करते थे, तो सिटाडेल्स के ऊपर हाई क्लास के लोग जो रहते थे वो ट्रेडर्स ही होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे। वहाँ पे भी राजा या रानी वगैरह कोई नहीं रह, ट्रेडर्स ही रह रहा है। तो सिटाडेल्स का इलाका, मतलब सिटाडेल्स अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो एक बात ये बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल इलाका एक पूरा प्लेन पड़ा हुआ है, उस प्लेन इलाके के थोड़ा सा हट के एक जगह ऐसी बनाई जाती थी जो उससे थोड़ी ऊपर होती थी और थोड़ी ऊपरी बसी हुई होती थी, तो उसको सिटाडेल्स बोला जाता था। सिटाडेल्स में कुछ स्पेशल वर्ग के लोग रहा करते थे, जिसमें हायर सोसाइटी के लोग बोला जाता था, जिसको हम लोग ट्रेडर्स कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हायर और लोअर क्लास कभी भी आए तो आप हायर क्लास में तुरंत दिमाग में ले आइएगा वो ट्रेडर्स की बात हो रही होगी शायद, ठीक है, वो उन वर्गों की बात हो। तो सोसाइटी में जो ऊँचे वर्ग के लोग होते थे, ये बात सिस्टम सिर्फ उन्हीं के लिए था, ये बात ध्यान रखिएगा। बट ओकेजनली जब कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता था, कोई रिलीजियस कस्टम होता था किसी भी तरीके का, जैसे आज के समय में देखते हो फेयर्स, मेले वगैरह लगे रहते हैं, उस समय में क्या होता था कि इस पूरे के पूरे बात को ओपन कर दिया जाता था सभी लोगों के लिए कि इसके अंदर नॉर्मल लोग भी आके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओकेजनली ओपन होता था पब्लिक बात के लिए, अदरवाइज ये हायर क्लासेस के लिए हुआ करता था, ठीक है। ये इनका देखो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम जैसे मैंने बोला पक्की ईंटों से बना हुआ था, और पक्की ईंटों में भी एक पैटर्न था, प्रॉपर पैटर्न हुआ करता था। मतलब ये नहीं था कि नाला सीधा निकाल के नदी में फेंक दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। नाले को अगर निकाला भी गया तो नाले को निकाल के एक ऐसी जगह पे उसका भंडार किया जाता था कि पानी जहाँ से कलेक्ट होके फिर से एक नाला दिया जाए और वो पानी वहाँ से निकल सके। तो एक पूरा पैटर्न के हिसाब से नालियों को या नाले को बनाया जाता था। ड्रेनेज पैटर्न होता था इनका, जिस ड्रेनेज पैटर्न को आप लोग यहाँ पे देखो, जिससे पानी आराम से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ निकल सकता है, कहीं पे भी फंसेगा नहीं पानी। तो ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे नालियाँ आज भी नहीं देखने को मिलती हैं जैसा ड्रेनेज पैटर्न वहाँ पे फॉलो होता था, ठीक है। तो एक ड्रेनेज पैटर्न था जो इस समय में हुआ करता था। इसके साथ में एक चीज़ भी और भी याद रखिएगा, वो चीज़ ये है कि ये जो हाउसेस थे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो सारे के सारे हाउसेस ग्रिड पैटर्न पे थे, ठीक है। ग्रिड पैटर्न बोला जाता है, ज़्यादातर हाउसेस को ग्रिड पैटर्न में बोला जाता है। मतलब जैसा भी मैंने बताया, सोसाइटी में कुछ लोग थे जो नीचे रहा करते थे और कुछ लोग सिटाडेल ऊपर के इलाकों में रहा करते थे। तो इनका पैटर्न, ग्रिड पैटर्न कैसा था कि सोसाइटी के अंदर लैडर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर था,
ठीक है, लैडर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ लोग अगर यहाँ पे बसे हुए होते थे तो कुछ लोग यहाँ बसे होते थे, कुछ यहाँ होते थे, ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, ऐसे, और ये पैटर्न कुछ इस तरीके से जाया करता था। मतलब लोग नीचे से लेके ऊपर की तरफ भी बसा करते थे। तो पैटर्न इसका कैसा था, वो ग्रिड लैडर टाइप का था। सोसाइटी में बसने वाले लोग सब ज़मीन पे इसी तरीके से रहते हो ऐसा ज़रूरी नहीं था। सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे थे, कुछ नीचे और कुछ ऊपर इस तरीके से भी रहा करते थे। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ों के साइड में जाओगे या फिर उत्तराखंड हिमालय के साइड में जाओगे तो आप इस पैटर्न को आज भी देख सकते हो। ये पैटर्न आज भी फॉलो होता है। और कहीं ना देखा हो तो 12वीं फेल तो देखी होगी आप सबने, 12th फेल देखिए, नहीं देखिए? देखिए, हाँ, तो जिसने देखी अच्छी बात है, वो यूपीएससी से रिलेटेड ही पिक्चर, ऐसे पिक्चर देख लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर देखा होगा ना कि जब मनोज शर्मा हीरोइन के घर जाते हैं भागते हुए, है ना, तो वो ग्रिड पैटर्न पे चढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि वो जो घर है उसका किसके ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ होता है। तो वो उसको चढ़ता हुआ वहाँ पे जाता है। ऐसा नहीं नीचे सोसाइटी नहीं थी, नीचे भी सोसाइटी बसी हुई है वहाँ पे, और सोसाइटी के अलावा एक सोसाइटी ऊपर भी बसी हुई है। तो इस तरीके से कुछ लोग ऊपर रहते थे और ऊपर रहने वाले लोग, नीचे रहने वाले लोग भी सब इस तरीके से रहते थे। तो ये ग्रिड पैटर्न होता था। ये पैटर्न आज भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये आम बात हुआ करती थी, लोग इस तरीके से ही रहा करते थे। ये देखेंगे आप लोग, ये अन्नागार है जिसको ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा ग्रेनरी सिस्टम है। यहाँ पे देखो अनाज जो है वो भरा हुआ है, सब कुछ इस तरीके से ऐसे बनाया जाता था। लेकिन आप देख रहे होगे इसका कोई फ्लोर नहीं दिख रहा होगा, छत नहीं दिख रही होगी, है ना, कुछ भी नहीं। मैंने बोला गोदाम बनाए जाते थे, बड़े बड़े भंडार बनाए जाते थे, लेकिन देखो चारों तरफ ओपन है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ऊपर कवर्ड हो। हाँ, ऊपर की जो छतें होगी लकड़ी और उसके ऊपर घास फूस लगा के इस तरीके से। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही होता था। इस समय में क्या होता था, ये लोग छतें बनाते ही नहीं थे, इनमें ग्रेनरीज वगैरह में छतें बनाते ही नहीं थे। गोदाम में क्या करते थे, एक इस तरीके का पैटर्न बना दिया इन्होंने ज़मीन पे, और उस पैटर्न के बाद में चारों तरफ अगर आपने देखा होगा तो क्या होता था, जैसे तंबू वगैरह लगाया जाता, टेंट लगाया जाता जिस तरीके से, तो ये टेंट के फॉर्म में ऊपर तिरपाल बिछा दिया, भूसे से भर दिया, लकड़ियाँ लगा दी, कुछ इस तरीके से ओल्ड पैटर्न में। जैसे हम लोग आज भी कभी कभी गांव में अगर जाओगे तो देखोगे छप्पर ऊपर पड़े हुए होते हैं कुछ उस तरीके से। तो ये कुछ उस तरीके का ऊपर पूरा का पूरा पैटर्न बनाया करते थे। छतें वतें बनाने में इनका कोई बिलीव ऐसा हुआ नहीं करता था। तो अगर बारिश आए या किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ आती थी तो उससे बचाव के लिए ये ऐसा करा करते थे। वो भी तब करते थे जब बरसात का मौसम आएगा, अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी क्रॉप को ओपन एरिया में छोड़ा करते थे, क्योंकि ओपन एरिया में छोड़ने से फ़ायदा क्या है, वो ख़राब नहीं होगी, सीलेगी नहीं, उसके ऊपर नुकसान नहीं होगा, वो फसल लॉन्ग टर्म तक हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो ओपन एरिया के अंदर रहेगी। आज के समय में फसल को थोड़ा बहुत भी अंदर छुपा के रखो, घरों के अंदर भी रखते हैं हम लोग, तो क्या होता है थोड़े समय में सील जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें ख़राबी हो जाती है। ओपन में रखोगे धूप में क्यों सुखाया जाता है, इसीलिए सुखाया जाता है, ख़राब नहीं होती है ना। तो ये लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते थे इस तरीके से। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बहुत दिमाग वाले थे, उस समय के लोग थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और इन सारी चीज़ों को इस तरीके से ये लोग फॉलो किया करते थे, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इनकी इकोनॉमिक लाइफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस डायग्राम के बेसिस पर लगभग दिखा दी गई है पूरी की पूरी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डॉकयार्ड्स वगैरह होते थे, लोग जाते थे शिप से या नाव वगैरह से अपना व्यापार करते थे, तो वो भी एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर वगैरह भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा हो तो यहाँ पर कुछ पुजारी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। पुजारी तो मैंने बोला थे ही नहीं, और यहाँ पे क्या है, दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो शायद कुछ ना कुछ प्रतिष्ठान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। तो फिर ये लोग कौन है, अगर इस पूरी सोसाइटी में पुजारी वर्ग ही नहीं था, प्रीस्ट होता ही नहीं था, तो फिर ये लोग कौन थे, डॉक्टर्स या वैद्य। अच्छा, और कुछ, डॉक्टर वैद्य तो नहीं है, कौन लोग हो सकते हैं ये लोग जो पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ ना कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं।
एग्जैक्टली देखो पेड़ के नीचे बैठे हो, मैंने यही बताया, पेड़ के नीचे दो लोग बैठे हुए हैं, आके क्या कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं आके वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पुजारी ही रहे, नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, किसी तरीके के कोई भी लोग हो सकते हैं, पब्लिक के लोग हो सकते हैं। तो वर्शिप करने का अधिकार किसी एक सोसाइटी के मतलब किसी एक कास्ट के साथ में नहीं था, कोई भी पर्सन आ सकता है वहाँ पर वर्शिप कर सकता है। और इसके बेसिस पे ये लोग क्या करते थे, धीरे धीरे यही सोसाइटी डेवलप हुई है, यही कल्चर डेवलप हुआ है। और यहाँ पे जो लोग आगे बढ़े इन सब चीज़ों में, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण दे दिया नाम, और इन्होंने बोला हम तुम्हारी चलो पूजा कराते हैं, भगवान से हम मिलवाते हैं तुमको चल के, हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, और हम तुम्हें ईश्वर से मिलवाते हैं आगे। तो वो धीरे धीरे कास्ट हायरार्की बनती चली गई इसी तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पे नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, और नेचर की वर्शिप करने के लिए यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग आते थे, आके हम नेचर की वर्शिप करते थे। तो ये इकोनॉमिक लाइफ में कैसे हेल्पफुल है, रिलीजियस लाइफ में तो हेल्पफुल हो सकता है, इकोनॉमिक लाइफ में कैसे हेल्पफुल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लोग नेचर की वर्शिप कर रहे हैं आगे, और ऐसे बहुत सारे लोग एक जगह कलेक्ट होते होंगे आके नेचर की वर्शिप करते होंगे, वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप करना इकोनॉमिक लाइफ में हेल्पफुल कैसे है? डोनेट करते होंगे, जैसे कि आज के टाइम में हम कुछ ट्रांसफर करते हैं, हाँ कुछ डोनेट करते हैं, हाँ 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 उस टाइम पे कुछ ऐसा रहा होगा। हाँ, मतलब दान दक्षिणा जो भी देते हैं आज के समय में वो तरीके का। हाँ सर, सर जैसे आज भी किसान होते हैं पुराने ज़माने में, वो लॉर्ड इंद्र को पूजते थे और बारिश, या फिर जैसे पेड़ की पूजा हो गई तो हाइब्रिड के लिए फल उगे और फसल उगे, ऑब्वियसली बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक लाइफ को इसलिए इससे कनेक्ट किया गया है। बेसिकली ये लोग अगर यहाँ पे आके पूजा कर रहे हैं, बेसिकली नेचर की कर रहे हैं, और नेचर की पूजा करने का मतलब है नेचर से बेनिफिट चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट चाहते हैं। नेचर को जब वर्शिप करेंगे नेचर बारिश कर देगा, नेचर की वर्शिप करेंगे नेचर एग्रीकल्चर में ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमिक लाइफ को रिलीजियस लाइफ से ऐसे जोड़ के रखा था कि अगर हम रिलीजियस कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उस रिलीजियस प्रैक्टिस का असर हमारी इकोनॉमिक लाइफ पे पड़ता है कि हमने ऐसा किया, देखो बारिश हो गई, तभी क्या हुआ, एग्रीकल्चरल पैटर्न जो था वो डेवलप हो गया, और उसकी वजह से हमें अच्छी फसलें मिल गई। तो वो इकोनॉमिक लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ। तो ये इस वजह से यहाँ पे आपको इकोनॉमिक लाइफ में दिखाया जा रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे वर्शिप किया करते हैं, ठीक है। इसी लिए यहाँ पे ये पे स्नानागार वगैरह भी दिखाया गया, क्योंकि जब पब्लिक बाथ ओपन हुआ करता था तो यहाँ पर कुछ टिकट लगा करता था। जैसे पहले आज के समय में कहीं जाते हो स्विमिंग पूल वगैरह विजिट करते, कुछ टिकट लगता है, यहाँ पर भी लोग करते हैं, टिकट लेते थे। वो ट्रेडर क्लास कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी कमाई करता था, इकोनॉमिक लाइफ में हेल्पफुल था कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखने, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत कस्टम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है सोसाइटी में एक घर बना हुआ है, घर से बाहर जो है लोग अपने इधर से उधर जो भी सामान को है वो बेचने के लिए निकल रहे हैं। ये सब चीज़ें भी यहाँ सोसाइटी के अंदर दिखाई, तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ इस पूरे डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। फिर भी ये लोग अगर देखा जाए इकोनॉमिकली किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते थे, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड, जानवरों को पाला वाला जाता था, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री करते थे। और साथ ही साथ में, और जो एनिमल हस्बेंड्री में जो एक जानवर था तो वो था ज़ेबू, ठीक है, ज़ेबू कैटल, जिसका एक जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो। इसको ज़ेबू बोला जाता था, जिसको बैल बोलते हो आज के समय में आप, ठीक है, इसको ज़ेबू बोला जाता था उस समय, ठीक है। और जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट हुआ करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर में अनाज वगैरह को उगाना, दालें उगाना, पल्सेस वगैरह, या फिर प्लांट्स को उगाना, ये सब चीज़ें इसके ऊपर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट, बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी इकोनॉमिक लाइफ को रन करने के लिए, ठीक है। कोई भी सोसाइटी होगी, कहीं की भी सोसाइटी होगी, या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होगी या फिर ट्रेड पे डिपेंडेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड भी लिख दूँ तो वो भी सही होगा इसके लिए, ठीक है। तो ट्रेड, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे एक चीज़ अलग से और ऐड हो गई है जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लाइफ को अपलिफ्ट करने में काम करती है। और आज के समय में भी आप देखते हो इकोनॉमिकली हम लोग अगर देखें तो ट्रेड अगर जानवरों का भी किया जा रहा है, ठीक है, जो मांस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हो आप आज के समय में मार्केट है, ठीक है। मीट जिसको बोलते हैं, मीट एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मीट मार्केट में क्या हो रहा है, लोग एनिमल हस्बेंड्री पाल रहे हैं पहले जानवरों को, जब पालने के बाद में फिर क्या करते हैं, बेच रहे हैं, और उससे मीट को कहीं ना कहीं कंज्यूम करने के लिए उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक लाइफ कहीं की भी इस तरीके की हो सकती है। तो इसको समझने में कोई ज़्यादा टफ है भी नहीं, आसान चीज़ है, ठीक है। रिलीजियस लाइफ की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो रिलीजियस लाइफ के अंदर देखिए
ये लोग अपनी रिलीजियस लाइफ की अगर बात करें तो किस किस को पूजा करते थे। देखिए रिलीजियस लाइफ में मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेम्पल एम्पल होते नहीं थे, किसी तरीके का कोई पुजारी नहीं होता था, और ऐसी कोई भी खास बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिली है जहाँ पे कलेक्ट होकर ये सब लोग ऐसे पूजा वगैरह करते हो या मंदिर का कोई फॉर्मेशन बनाते हो। ठीक है, वर्शिप किसकी करते थे, जैसे मैंने अभी बताया था माँ दुर्गा की। ठीक है, यही है शक्ति हैं जिनको शक्ति बोला जाता है, मदर गॉडेस। ठीक है, माँ दुर्गा जिनको बोला जाता है, उनकी करते थे। और ये जो है इनका एक डायग्राम देखने को मिला है टेराकोटा के ऊपर। टेराकोटा बेसिकली क्या होता है, मिट्टी का एक बनाया हुआ कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो पकाया जाता है, तभी उसको क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा के ऊपर आपने देखा होगा जैसे घड़े वगैरह होते हैं, उनको क्या करा जाता है, मिट्टी पे पकाया जाता है। कच्चे भी होते हैं, कुछ पकाए जाते हैं। तो जो पकाए जाते हैं, पकाए वाले के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाई जाती है। जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो जब वो डिज़ाइन बनाई जाती है वो टेराकोटा आर्ट कहलाती है। मिट्टी को पका के जब उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना दी जाए उसको टेराकोटा बोला जाता है। तो उस टेराकोटा आर्ट्स के ऊपर मदर गॉडेस का सिंबल देखने को मिला है। वर्शिप ऑफ शिवा, यहाँ पे वर्शिप ऑफ शिवा भी देखने को मिली है। और शिवा के 3 फेसेस दिखाए गए। शिवा जो है एक बीच में अगर ऐसे खड़े हुए तो एक फेस उनका इधर है और एक फेस उनका इधर है। ये दर्शा रहा है कि शिवा चारों तरफ देख सकते हैं और दुनिया के हर एक कोने के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो शिवा को कुछ इस तरीके से दिखाया गया। और शिवा जो है उनके साथ साथ में क्या क्या है, पहली चीज़ तो ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए। तो अगर उनका जो पोस्चर है वो कैसा है, यौगिक पोस्चर है, इस तरीके से पोस्चर लेके बैठे हुए, योगा का जो भी पोस्चर होता है। और कुछ एनिमल्स के द्वारा उनको सराउंड किया गया है। उनके चारों तरफ कुछ एनिमल्स दिखाए गए जिसमें बफेलो है, राइनोसोर्स है, डियर है, टाइगर। ये एनिमल्स हैं जो उनके चारों तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखोगे तो एक बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है कि कौन से लॉर्ड हैं जिनके, मतलब साफ दे दिया था लॉर्ड शिवा है, और लॉर्ड शिवा के चारों सराउंडिंग में कौन कौन से एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के नाम पूछ लिए गए थे। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली पिछले ही साल एक क्वेश्चन आया था अशोका स्तंभ से रिलेटेड, अशोका पिलर से रिलेटेड। ठीक है, अशोका पिलर से रिलेटेड आपको सबको पता है कि उसके ऊपर बड़ा शेर का सिंबल, एक बहुत बड़ा सा। ये पॉपुलर क्यों हुआ था, क्योंकि पार्लियामेंट नया बना था, उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया था कि उसमें नीचे जो एनिमल्स हैं, ऊपर तो टाइगर वो शेर दिखता है लेकिन नीचे भी कुछ एनिमल्स हैं, लाइक बफेलो है, या फिर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हाँ हॉर्स है, बफेलो है, ये सब है। तो ये नीचे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पूछ लिया था, इनमें से कौन सा एनिमल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ लेता है। तो जिससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था एक बार, और मे बी ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एनिमल वर्शिप अगर देखने को मिलती है तो जैसे यूनिकॉर्न का मैंने एक एग्जांपल दिया था। यूनिकॉर्न वर्शिप देखने को कैसे मिली, कहीं ना कहीं हमें सील्स के थ्रू पता चला, यूनिकॉर्न बना था सील के ऊपर, देखा हमने। ठीक है, या टेराकोटा फिगरिंग, वही टेराकोटा के ऊपर कहीं ना कहीं बना होगा, तो हमने ये आइडिया लगाया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, किसकी वर्शिप करते थे, नेचर की, लाइक ट्री, फायर, वाटर, या फिर सन की भी वर्शिप देखने को मिली है। और सन की वर्शिप इसलिए देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे स्वास्तिक सिंबल मिला। ठीक है, स्वास्तिक सिंबल ऐसे ही होता ना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वास्तिक सिंबल। तो स्वास्तिक सिंबल जो देखने को मिला है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली वर्शिप ऑफ सन, इसको बोला ही जाता है। स्वास्तिक सिंबल को बनाया ही इसलिए जाता है कि ये क्या करता है, वर्शिप ऑफ सन करता है। ठीक है, सन की वर्शिप के लिए जाना जाता है। हाँ, सिंबल उल्टा बना है, तुम लोग जो बना के देख लो वो देख लो, सिंबल ऐसा, हाँ सॉरी, कैसे बनता है, हैं लेफ्ट टू डाउनवर्ड राइट, ऐसे ना कुछ, एक से नीचे करिए, ऊपर करिए। पहला वाला तो ऐसा ही है, ऊपर वाला Z, और हाँ इतनी मेहनत लग गई बनाने में, ऐसा बनता है स्वास्तिक सिंबल प्लान। ठीक है, स्वास्तिक सिंबल जब भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको वेलकम के लिए आज के समय में दिखाई देता है। जब भी कोई नए घर का इनॉग्रेशन होता है, कार वगैरह आती है, बाइक स्कूटी आती है, तो लोग स्वास्तिक सिंबल को यूज़ करते हैं, उसको शुभ मान के। लेकिन ये सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं सन वर्शिप के लिए लोग यूज़ करते थे, और स्वास्तिक का सिंबल सबसे पुराना सिंबल माना जाता है। तो ये स्वास्तिक का ये सिंबल उस समय में मिला है, जिससे पता चलता है यहाँ के लोग वर्शिप जो करते थे
वो सन की वर्शिप किया करते थे। तो स्वास्तिक सिंबल से ये बात पता चली। तो ये यहाँ की ये रिलीजियस लाइफ है, यहाँ के लोग किस तरीके से प्रेयर करते थे, क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बची हुई है, मेजर इसकी कुछ सिटीज़ बची हुई हैं, जिन सिटीज़ के बारे में हम लोग को कुछ क्लासिफिकेशन करना है कि कौन कौन सी सिटीज़ उस समय में थी जिनका बारे में हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, थोड़ा सा जानना होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ दिखाते हैं आपको, इसको देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग घर पे तो लगाओगे नहीं, तो मैंने सोचा कुछ यहीं पे लगवा दिया जाए तुम लोग को, हैं? घर पे तो लगाओगे नहीं तुम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये 1988 में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था। 1988 का डाला इसलिए क्योंकि इसके बीच में लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन गायब हो गए थे। क्वेश्चन को देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक, अभी हम लोग ने बुद्धिज़्म के बारे में नहीं पढ़ा, तो अभी हम लोग नहीं जान सकते कि बुद्धिज़्म के अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बेसिक नॉलेज नहीं है अभी, हमें देखेंगे बाद में। सारनाथ, अगेन फिर बुद्धा की बात हो रही है, अशोका की बात हो रही है, लेकिन लोथल ये तो हमको पता है ना, लोथल के बारे में। लोथल तो हम लोग ने देखा कि लोथल वाज वन ऑफ द साइट, जो कि देखने को मिलता है गुजरात के अंदर है। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट थी। तो इसके अंदर पूछा गया इनमें से कौन मैच करते, तो मैच करने में लोथल जो था, लोथल के अंदर एक एंशिएंट डॉकयार्ड मिला है। मैंने अभी बताया था आपको, मेजर कुछ सिटीज़ बताऊंगा मैं, उन सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। जैसे लोथल के बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे, तो पता चलेगा लोथल में एक बहुत पुराना डॉकयार्ड मिला है। जिस डॉकयार्ड की अभी हम लोग बात कर रहे थे वो लोथल में ही मिला था। क्यों मिलेगा गुजरात के अंदर? क्योंकि गुजरात क्या है, गुजरात क्या है, अगर गुजरात का हम लोग सीमा देखें या फिर बाउंड्री देखें तो समुद्री बाउंड्री है ना। ट्रेड कहाँ से होता है, वहीं से तो हो सकता है जहाँ पे समुद्र का किनारा होगा कहीं ना कहीं, है ना। बट अगर हम लोग यूरोपियंस देखें, भारत में एंट्री कहाँ से की है, समुद्र के इलाके से ही तो एंट्री किए थे सारे के सारे, ट्रेड के पर्पज़ से आए थे क्योंकि वो। तो यहाँ पे डॉकयार्ड भी अगर कहाँ मिलेगा तो कहीं ना कहीं समुद्री इलाके के ही आसपास मिलेगा। अगर यहाँ पे राखी गढ़ी दे देता, हिसार दे देता, आलमगीरपुर दे देता, तो आप लोग ऐसे ही गलत कर देते, क्योंकि इनमें से कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो समुद्र के किनारे पड़ता हो। क्या पड़ता है, लोथल पड़ता है, तो इसलिए लोथल में ही डॉकयार्ड देखने को मिल सकता है। डॉकयार्ड कहाँ बनेगा, नाव पार कहाँ करोगे, समुद्र के किनारे ही तो करोगे। वहाँ समुद्र से उठा के कहीं यूपी में थोड़ी पार कर दोगे लाके, नहीं कर सकते ना, समुद्र के किनारे ही पार करना पड़ेगा। इसलिए इस आंसर को देखिएगा, सही आंसर इसका है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बस 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 बस। हाँ, पहला, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन and the religious element though present did not dominate the scene। ये सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन था जहाँ पे सभी धर्म वर्ग लगभग समान माने जाते थे। ठीक है, रिलीजियस एलिमेंट थे यहाँ पे, लेकिन किसी भी तरीके से वो डोमिनेट नहीं करते थे सोसाइटी को। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कॉटन इस समय मैन्युफैक्चरिंग की तरह टेक्सटाइल्स में यूज़ होता था। हाँ, ओनली वन। अच्छा, रीज़न? सर क्योंकि सर यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट देखने को मिला है, जो हाँ। डोमिनेट नहीं है सोसाइटी में। हाँ, लेकिन सर कॉटन का कहीं भी नहीं देखा है। अच्छा, कॉटन नहीं था। हमने मेलुहा वर्ड जो पहले यूज़ किया था सबसे पहले, याद है ना, क्लास में स्टार्टिंग में हमने मेलुहा वर्ड यूज़ ही क्यों किया था। मेसोपोटामिया वाले ने मेलुहा बोली क्यों रहे थे, क्योंकि कॉटन ट्रेड किया करते थे, इस वजह से ये वाला तो सही ही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्यों, तुम्हें क्यों गलत लग रहा फर्स्ट वाला? हाँ, तो इसमें भी नहीं कह रहा है कि बेसिकली वो धर्म कोई डोमिनेंट करता था, प्रभावी नहीं था, धर्म तो था। मतलब धर्म बेसिकली ये नहीं कहेंगे कि किसी धार्मिक प्रवृत्ति से लोग ज्वाइन थे, किसी धर्म से थे, लेकिन किसी ना किसी चीज़ को तो मानते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे, तो वो किसी ना किसी रिलीजन में तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बिलीफ के तौर पर मानते थे। तो अगर इस स्टेटमेंट को कायदे से पढ़ोगे, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। किसी को थोपा नहीं जा रहा है
कि आप इस धर्म की प्रार्थना करो, आप पूजा ही करो, आप नहीं नेचर की पूजा नहीं करोगे तो सोसाइटी में नहीं रह सकते, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो सेकुलर है, जिसको जो मन होता था वो किया करता था। मानना ईश्वर को मानो, नहीं मानना तो मत मानो, ठीक है। एंड द रिलीजियस एलिमेंट, ये नहीं बोल रहा है रिलीजन है वहाँ पर। अगर यहाँ साफ लिख देता कि हाँ वहाँ पे एक रिलीजन डोमिनेंट करता था तो स्टेटमेंट गलत होता था। क्या बोल रहा है, एक रिलीजियस एलिमेंट पाया जाता था। अब रिलीजियस एलिमेंट यही हो गया ना कि ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है, वो एक एलिमेंट है कि रिलीजियस एलिमेंट के तौर पर वो वर्क कर रहा है, ठीक है। दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, और इसी के और इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये रिलीजन जो था सोसाइटी में कभी डोमिनेट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक एलिमेंट, रिलीजियस एलिमेंट ज़रूर दिखते हैं, लेकिन वो कभी सोसाइटी में इतना बढ़ चढ़ के हावी नहीं हुए जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसको ध्यान से अगर देखो तो स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसमें बोला जा रहा है कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो मेलुआ वर्ड से आप जान सकते हो कि कॉटन का व्यापार यहाँ पे होता था और प्रीडोमिनेंटली होता था, ठीक है। तो आंसर इसका 1 और 2 दोनों हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स या क्या है, करेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन करेक्टराइज कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को। पहली चीज़, दे पजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट पैलेसेस देखने को मिले, टेम्पल्स देखने को मिले। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़, दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों ही देवताओं की पूजा करते थे। और तीसरा, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, मतलब तांगा जो होता था उसको वॉरफेयर में या लड़ाइयों में यूज़ किया करते थे। उसके लिए एम्प्लॉय मतलब उसका कह सकते हो आप कि उसको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था घोड़ों को वॉर में लड़ने के लिए। इसमें से क्या सही हो सकता है, क्या सेकंड वाला, ओनली 2, हाँ ओनली 2, मतलब पहला वाला तो गलत ही है। हम लोग तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट देखें, हाँ अभी होंगे, पहले देख तो लो, तब बताओ, ऐसे ही लॉजिक से ऑप्शन भी दिखा देंगे। पहला वाला तो गलत है ना, एकदम है, उसमें तो कोई ग्रेट पैलेसेस नहीं मिले, टेम्पल्स नहीं मिले, एकदम गलत है। सेकंड वाला सही है, ये भी बात बिल्कुल कंफर्म है। ये लोग वर्शिप करते थे मेल और फीमेल डाइटीज़ दोनों की। हमने दुर्गा शक्ति को भी देख लिया और शिवा को भी देख लिया, ठीक है। तीसरा, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, ठीक है। नहीं सर, आयुषी में हॉर्स मिले ही नहीं है, एक वेदिक में मिले हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ सही है, आंसर तो भी लिखा तो है यार, सही नहीं है वो, सच में सही नहीं है। कोई ऐसा बताओ प्रूफ मिला क्या कि जहाँ पे ये वॉर दिख रहा हो, लड़ाइयाँ लड़ रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हमने सोसाइटी पढ़ी इसकी, हाँ सर मतलब जो मोहनजोदारो है, हाँ वहाँ कटीला, हाँ उसमें जो खुदाई हुई थी तो हाँ। बहुत सारी कटी लाशें मिली, हाँ और जो कि देखने में ऐसा नहीं लगता कि कोई रिचुअल से, मुझे हाँ। ऐसा लगा कि कोई ठिकाने लगा है। हाँ हाँ कि जानवरों की भी हाँ। बड़ी बॉडी है, हाँ हाँ इंसान भी है, हाँ तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हाँ। कोई बहुत बड़ा वॉर हुआ होता और है। उसके हाँ। डेड बॉडीज को, इमेज को हाँ खत्म किया जा रहा हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, मोहनजोदारो का जो सीन है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही जगह ऐसी मिली है जिसको मोहनजोदारो, मृतकों का टीला जिसको बोला जाता है। वहाँ पे बहुत ही बड़े अमाउंट में लाशें देखने को मिली है। और उससे जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली कि इनकी आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई हुई जिसकी वजह से इन लोग ने एक दूसरे को मार दिया, और मारने के बाद में वो मोहनजोदारो की सभ्यता कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्लाइनेशन फेज़ में चली गई। तो वो एक दर्शाता है कि हाँ वॉर हुआ हो, लेकिन ये कहाँ प्रूव होता है वो वॉर एक्सटर्नल वॉर था, वो वॉर कहीं बाहरी अटैक था, किसी आउटसाइडर ने अटैक कर दिया हो सकता है आपस में एक दूसरे से मर के लड़ गए हो, लड़के मर गए हों ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे से लड़के मर गए, ऐसा हो सकता है। तो ये प्रूव उस बात से नहीं होता है कि वो उसके लिए बाहर से घोड़े लाएंगे, एक वॉर में सब कलेक्ट करेंगे और उसके बाद वॉर होगा दोनों में आपस में। हाँ वहाँ पे बहुत लाशें मिली हैं, लोगों ने एक दूसरे को मार के काट के फेंका, मे भी वॉर हुआ हो, बट वो वॉर हो सकता है सिर्फ एक बैटल ही हो, वॉर ना हो, सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई हुई हो, है ना, कुछ ऐसी फाइट हुई हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। बड़ा वॉर देखने को कुछ ऐसा मिले, इसका कोई प्रमाण नहीं। और वो भी पूरे सिविलाइजेशन में सिर्फ एक ऐसी सभ्यता जिसमें एक छोटा सा ये हिस्सा देखने को मिला। उसके बेसिस पे हम ये पूरा तो जज नहीं कर सकते कि वहाँ पे वॉर्स होते होंगे, उसके लिए वो लोग घोड़ों को ख़रीदते होंगे और घोड़ों को ख़रीद के फिर वॉर में भेजते होंगे। तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है,
इस वजह से ये स्टेटमेंट को यहाँ पे हटाया जा सकता है, गलत बताया जा सकता है। अगर यहाँ पे होता ना कि वो मोहनजोदारो के अंदर ऐसा किया करते थे, तब हमें दिमाग लगाना पड़ता, तब बुद्धि लगानी पड़ती, लेकिन और कहीं तो खासा ऐसा देखने को मिला नहीं है कि वॉरफेयर्स वगैरह ऐसा कुछ होता हो या लड़ाइयाँ हो किस तरीके की। हाँ, आर्यंस आए, उन्होंने अटैक करा, तब बातें अलग है, तब बातें अलग है, वो तो डिक्लाइनेशन फेज का रीज़न हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर। कुछ ऐसे ही देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, with reference to the difference between the culture of ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, which of the following statement is correct। अब इसमें ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में भी दिया गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी दिया गया, बट थोड़ा सा पढ़ लो, शायद कुछ चीज़ें तुम लोग को समझ आ जाए। आर्यंस को पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ लो। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैट। पहला स्टेटमेंट, अभी वॉरफेयर की ही बात कर रहे थे, लड़ाइयों की बात कर रहे थे हम लोग। दूसरे इसमें स्टेटमेंट ही देखो ऐसा बनाया गया है कि आर्यंस तो अपने वॉर में ऐसा यूज़ करते थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं दिया है इससे रिलेटेड। ठीक, दूसरा देखो, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आर्यंस ये सब जानते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इंडस वैली वाले क्या? हाँ हाँ, वही बात है, सिंपल सा है, आयरन एज ही हम उसको बोलते हैं आर्यंस जब आए भारत के अंदर। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो इसीलिए गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग नहीं जानते थे, एकदम नहीं जानते थे, तो इसलिए गलत। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। वन एंड थ्री। अच्छा, 3 वाला फिर से सोचो। आर्यंस तो हॉर्स के लिए जाने जाते हैं भाई, वो वॉर लड़ने वाले लोग हैं, हॉर्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ, जो यूनिकॉर्न है हाँ, वो देखने को मिला है, बैल वगैरह को देखने को मिला है, हाँ। लेकिन सर इंडस वैली में रियलिटी में सर हॉर्स का कहीं जिक्र नहीं है। हॉर्स का कहीं जिक्र नहीं, हॉर्स कहीं नहीं मिला। जैसे भी अभी 4 एनिमल्स जो थे उनमें कहीं हॉर्स तो नहीं था। 4 एनिमल्स में सर लॉर्ड शिवा के इर्द गिर्द जो 4 एनिमल्स थे, हॉर्स नहीं था, हॉर्स नहीं था ना वहाँ पे। टाइगर था, हाँ। बफेलो था, हाँ। डायनासोर था, हाँ। और एक और काऊ है, पाव नहीं, पाव के बारे में तो पता ही नहीं चला इसमें। फेलू, डायनासोर, टाइगर, हाँ। डियर। डियल, हाँ बताओ, किसी को याद है? 3 तो सही बता रहे हो, 1 नहीं सही बता रहे हो। सर 1 तो करेक्ट है, 3rd भी हमको पता नहीं, तो जैसे पता नहीं करेक्ट। करेक्ट लग रहा है? अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, एक बात सोचो, अगर सही लग रहा है तो आगे बढ़े। हैं, सब लोग को क्या लग रहा है? सही लग रहा है? हाँ, फिजा नहीं लग रहा है, ओनली 1 होगा। 3rd वाला क्यों करेक्ट नहीं लग रहा? हाँ, मतलब हॉर्स मिले हैं ऐसा कहीं कुछ प्रमाण मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? है? नहीं मिला। मतलब अगर हमने पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब ऐसा होगा भी नहीं, है ना? अभी हो सकता है हमने पढ़ा ही नहीं है, आगे पढ़ेंगे। घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं, उनके कंकाल मिले हैं बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अभी आगे के साइट्स पढ़ोगे जब उसमें पता चलेगा, घोड़े के अस्थि पंजर उनके वो मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो है देखिए इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है इस समय में नो एविडेंस ऑफ हॉर्सेस जो यहाँ पे दे रहा है, फिर से पढ़ो इसको। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर, वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग द। मतलब वॉरफेयर में ही नहीं है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग, तो फिर उसके रिमेन्स ही क्यों छोड़ेंगे? तो इस वजह से पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला सही क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आयरन आ गया था। तीसरा वाला अब सही क्यों हो रहा है? ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। यहाँ पे लिखा है कि वो घोड़े से परिचित ही नहीं थे, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
अभी मैंने बताया ये घोड़े से उनके अस्थि पंजर रिलेटेड और कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका रीज़न आपको बता दूँ इसके अंदर क्या है। देखो यहाँ बोल रहा है कि साफ तौर पे लिख रहा है इंडस वैली पीपल जो थे वो इस एनिमल से अवेयर ही नहीं थे, इस एनिमल के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। कुछ साइट ऐसी हैं लाइक सुतका गेंडो एक जगह है वहाँ पे, ठीक है, एक जगह है सुरकोटदा, वहाँ पे उन साइट्स के ऊपर कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं जहाँ पे घोड़ों के अवशेष या अस्थि पंजर टाइप के मिले, ठीक है। और वो घोड़े के ही है, इस बात के ऊपर अभी डाउट है, ठीक है, वो घोड़े के ही है, इस बात के ऊपर अभी डाउट है। डाउट जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आपके कैसे चले जाते हैं, फेवर में चले जाते हैं। डाउट इसलिए वहाँ पे अभी भी उन्हें लग रहा है वो जो बड़ा सा एनिमल है वो एनिमल के यूनिकॉर्न के भी अवशेष हो सकते थे, वो बड़ा सा एनिमल और कोई भी हो सकता था, वो बड़ा सा एनिमल शायद हॉर्स हो सकता था, इसके अभी भी डाउट है। और मैंने बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम लोग अभी भी परिचित नहीं हैं, ठीक है। तो कई जगह पे ऐसी बातें लिखी हुई ज़रूर हैं कि वो शायद घोड़ों के अवशेष है, और जहाँ पे भी लिखी हुई है वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है, ये बात लिखी हुई है हर जगह जहाँ पे भी इस बात को लिखा गया, ये अनुमान लगाया, हमने प्रेडिक्शन लगाया, लेकिन ऐसा ही है, इस बात में कोई सत्यता है या नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है। अब इस बेसिस पे अगर देखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो होगा उस बेसिस पे इन्होंने सही मान लिया यहाँ पे, उस बेसिस पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट में कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी, और ये जो उसने ऑप्शन डाला है वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ही आपको डाला है। क्योंकि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पढ़ा दूंगा, आपको बाद में जाने के बाद क्लास से लगेगा कि हाँ घोड़े के बारे में तो जानते थे, क्योंकि जब उसके अवशेष देखने को मिले तो जानते थे। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो मैं एक बाद में डैश लगा के ज़रूर लिखूँगा कि इसके अनुमान लगाए गए, प्रेडिक्शन है सिर्फ और सिर्फ कि हाँ ऐसा हुआ था, शायद मान लिया गया ऐसा करके, लेकिन सत्य ही है, ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को यहाँ पे सही माना गया। तो यूपीएससी में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सही भी लगते हैं, आपको गलत भी लगते हैं, और आप 50-50 उसके साथ जाओ ना जाओ, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, आंखें बंद करो, जय माता दी करो, लगा के भागो ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। सोचोगे इसके बारे में तो इसको कर ले जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसको जब क्वेश्चन आएगा तो इस आंसर को आपको कैसे देना है। तो यहाँ पे इस आंसर को आप कुछ इस तरीके से दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं आपसे। फोर्थ एनिमल क्या था? हाँ बताओ, तुम लोग तो वो वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिए। फोर्थ एनिमल क्या था? है लिखते नहीं हो तुम लोग? वाह वाह, मैं तो कह रहा था जो चीज़ें भूल रहा वो चीज़ें लिखते थे। हाँ, राइनोसोरस है, बफेलो है, और टाइगर, डियर है। हाँ वो डियर ही है, फोर्थ वाला डियर ही है, चौथा वाला जो है वो डियर ही, ठीक है। 4 थे, अभी हम लोग ने पीछे भी देखा था। हाँ वो चारों है भाई, और उसके आगे भी ETC लिखा हुआ था, उसके आगे भी ETC लिखा हुआ था, मतलब उसके अलावा भी एक आध एनिमल शायद वहाँ पे पाए गए होंगे, ठीक है, जिनके कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं। शायद यूनिकॉर्न को भी वहाँ पे देखा गया है, ऐसा भी माना जाता है, इसलिए वहाँ पे ETC लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स अगर आएंगे तो आप वो भी ध्यान रखिएगा कि वो ऑप्शन कैसे बना रहा है। तो एक एक वर्ड का यूपीएससी पता है सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सा गेम है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इसके साथ खेलता है, वर्ड्स के साथ। वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड चेक कर रहा होता है कि आप कितनी अच्छी चीज़ों को, मतलब कितने अच्छे से आप सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को, या जो भी हम आपके सामने फेंक रहे हैं उसको समझ पा रहे हो। वो सिर्फ वर्ड से खेलता है, और आप बहुत सारे वर्ड्स इसमें देखते होगे कहीं ओनली यूज़ कर देता है। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे एकदम सही 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 सही, और ओनली पे आपने फोकस नहीं किया, वही गलत हो जाता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के साथ में प्ले कर रहा है, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा वर्ड यहाँ पे मेंशन कर देगा जिस वर्ड में कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिज्म दिखता होगा, और एक्सट्रीम वर्ड्स वो हमेशा गलत ही माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। वर्ड्स के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर अगर आप चाहो तो 100 आउट ऑफ 100, मतलब इसमें 100 क्वेश्चन नहीं आते, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, आप सही कर सकते हो लॉजिक्स के बेसिस पे से हो सकते, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोटली डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी या फिर लॉजिक्स के ऊपर। ये आपसे पता क्या पूछता है, ये आपसे पूछता है कि कोविड की जो वैक्सीन आई,
जिसने लोगों का कोरोना ठीक किया नहीं किया, लेकिन मार जरूर दिया, ठीक है। तो कोविड की जो वैक्सीन है कोरोना से ही कर रही थी उस समय, ठीक है। तो ये जो कोरोना ठीक कर रही थी कोविड की वैक्सीन, ये पार्शली ठीक कर रही थी, ये बात हम सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना इससे ठीक हो जा रहा था, ठीक है। ये बोलेगा कि कोविड की जो वैक्सीन आई थी, इस वैक्सीन से कोरोना की जड़ बुनियाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। वैक्सीन कोविड की जो है उससे आने वाले समय में इसकी पूरी जड़ बुनियाद खत्म हो जाएगी। तो ये लॉजिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आगे तो रिसर्च और होगी, इस पर और भी काम होगा। तो टेक्नोलॉजी हमेशा क्या करती है कि हाँ, अगर वो एक्सट्रीम वर्ड बोल रहा है तो वो एक्सट्रीमिज्म सही होगा, क्योंकि साइंस है, साइंस तो हमेशा अपग्रेड होगा। हाँ, कोविड से आने वाले समय में हो सकता है कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, वैक्सीन से कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे वो बोलेगा आगे चल के कोई ऐसा रोबोट आ जाएगा, कोई भी ऐसा रोबोट्स आएगा जो यहाँ पे रोबोट्स क्या करेगा, यूपीएससी का जाके एग्ज़ाम देगा और क्वालिफाई कर लेगा और अपनी जगह किसी और को IAS ऑफिसर बना देगा। हाँ, जुड़ रहा है अभी धीरे धीरे करके। और ये हमने पहले नहीं सोचा, 1-2 साल पहले हम ये सब सोचते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी हो सकता है। अभी तो ये सोचने में शायद उस समय 1 साल पहले बहुत अजीब चीज़ लगती, अरे ऐसा कैसे होगा, रोबोट जाके एग्ज़ाम देंगे और हम बैठे बैठे यहाँ पे IAS ऑफिसर बन जाएंगे। नहीं, अब आगे ऐसा हो भी सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एक्सट्रीमिज्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सही हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये लॉजिक्स पे होती है। आगे कुछ भी हो सकता है, साइंस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कोई इंसान मर गया, मरने के बाद भी ज़िंदा हो सकता है, ये तक अगर वो प्रेडिक्शन लगाएं तब भी आप उस लॉजिक्स के साथ में जाओगे, क्योंकि वो लॉजिक्स पे होता है। क्योंकि इन फ्यूचर हमें नहीं पता साइंस क्या प्रूव कर दे, कुछ नहीं पता है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या करा, अपना ही एक क्लोन बनवाया, प्रॉपर उसने अपना क्लोन बनवाया। उस क्लोन में उसने क्या बोला, जैसे ही मैं मरूँ, मरने के बाद में मेरा हार्ट, मेरा माइंड, मेरी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो सब इस क्लोन में ट्रांसफ़र करवा देना, इस क्लोन में इसको भिजवा देना, ठीक है। अब क्लोन टेक्नोलॉजी, अभी जीन एडिटिंग वगैरह सब पढ़ोगे साइंस टेक्नोलॉजी में, तब आप लोग देखोगे क्लोन क्या होता है। तो उसने वैसा बनवाया, हूबहू वैसे ही बना। और जब उसके बाद में वो सारी चीज़ें ट्रांसफर्स हुई, उन ट्रांसफर्स होने के साथ में एक बहुत कायदे की चीज़ अभी आप पढ़ोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, आगे चल के एक टॉपिक के तौर पे पढ़ोगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इमोशंस भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी पर्सन के अंदर। तो ये जो व्यक्ति जो बना, जिसने अपना क्लोन बनवाया, उसके मरने के बाद सारी चीज़ें उसमें ट्रांसफ़र करी गई। अब वो हूबहू वही व्यक्ति है पूरा, उसकी बस रूह निकल गई, लेकिन वो पर्सन अभी भी अलाइव जीवित है उसी तरीके से। तो इंसान मरा, मरने के बाद में भी जीवित है। एक साइंस ने एक पूरी की पूरी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया लोगों के सामने कि मरने के बाद भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। ये साइंस कर रही है इस तरीके से। हालांकि रूह तो चली गई, जो जाना था वो चला गया, लेकिन उसने साइंस के तौर पर तो प्रूफ कर दिया कि मैं मरने के बाद भी ज़िंदा हूँ। लोग जितने उससे जैसे कनेक्ट थे इमोशनली, वो सारे लोग आज वैसे ही कनेक्ट हैं उससे। ऐसे तो कभी कोई मरेगा ही नहीं अगर ये आम हो जाए, बात नॉर्मल हो जाए, इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ भी सही हो सकता है। तो एक्सट्रीमिज्म में हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सही होती है, तभी यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 सही होता है। इसमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं, ये पूछा गया। अभी हड़प्पन साइट के बारे में और भी पढ़ेंगे आप लोग, धीरे धीरे देखेंगे। ये तो हमने देखा चनौदरो है, हड़प्पन साइट है, ठीक है। देसालपुर हड़प्पन साइट है। और ऐसे यहाँ पे कोट डीजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार और पूछा गया है, अभी 2022-23 में भी पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो ये कोट डीजी भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि न्यूज़ में था उस समय बहुत ज़्यादा, तो पूछ लिया गया था। तो इसका पार्ट क्या नहीं, सौगौरा पार्ट जो है वो आगे पीछे जो अभी हम लोग पढ़ के आए प्री हिस्टोरिक एरा, तो सौगौरा उसका पार्ट था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, आसानी से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आप इसको, अब ये जो है कहीं ना कहीं रिजर्वायर वगैरह कहाँ पाए गए, हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट कहाँ पाया गया, जब हम सिटीज़ के बारे में पढ़ लेंगे तो हम देख लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग या ड्रेनेज पैटर्न कहाँ अच्छे से फॉलो होता था, जैसे धौलावीरा का नाम यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये कुछ नाम दिए गए, इन नाम से पूछा गया कि बताइए कि ये सब किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, उस समय क्या हुआ था, वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट के बारे में पता चला था। और ये आपको अभी भी पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आज भी मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मिलना बंद हो गई, आज भी मिल रही हैं, ठीक है। 2023 में भी कई सारी साइट्स मिली, 2024 में भी मिली। उन साइट्स में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं
टाइम टू टाइम कनेक्ट रहते हैं। तो उसमें से कुछ नाम पूछे गए थे कि ये बताइए ये लोग जो हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। हालांकि ये लोग पुराने हैं, टाइम टू टाइम इन्होंने क्या करा है, एक्सकवेशंस में कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में साथ दिया है, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स के बारे में पता चला। ठीक है, अब आपको इसके बारे में पता है तो आप ये ऑप्शन लगा पाओगे, नहीं पता तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर आप करंट के साथ में अपडेटेड हो तो लगा लो, नहीं अपडेटेड हो तो नहीं लगा पाओगे। फिलहाल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी क्वेश्चन देखे आई थिंक ख़त्म हो गए। इन क्वेश्चंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन शायद आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो बहुत टफ लगा, ऐसा लगा हो कि शायद मुझसे नहीं हो पाए, नहीं कर पाऊँगा। और अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तब आप लोग इतना ज़्यादा आसानी से इस आंसर्स को लगा ले रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी लगा ले रहा हूँ नहीं तो तुम लोग अच्छा पढ़ ले रहे हो इसलिए लगा रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली देखो करना क्या है, मैं वही बात बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, इसको रिवाइज़ कायदे से करना सीखो। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितना ये क्लास के अंदर इस बोर्ड के ऊपर उतर जाता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन में मिल जाएंगी देखने को, एट एनी हाउ मिलेंगी देखने को। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्वेश्चंस तो मैंने आपके सामने रख दिए, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस हैं। ऐसे प्री हिस्टोरिक एरा में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया, वो भी साइट पे आया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या प्री हिस्टोरिक एरा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अप्रोक्स कर चुके हो। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाइए, जो प्रैक्टिस जिनकी की जा सके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप जाओगे इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, सिर्फ डाल दीजिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू IBC, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक एरा, और उनकी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हो, इसमें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगेन फिर बोल रहा हूँ नहीं आते। ठीक है, मेंस में तो भूल ही जाइए। ठीक है, मेंस में ये काम सिर्फ इसलिए आता है कि आपसे पूछ लेगा हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग्स जो हुई, टाइम टू टाइम जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद इससे रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। ठीक है, अदरवाइज इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए आराम से, इस सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। और कल फिर हम लोग इनकी थोड़ी क्लासिफिकेशंस के अंदर चलेंगे, कौन कौन सी साइट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, और क्लासिफिकेशन के बाद में तुरंत वैदिक एज भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन, और वहाँ से मेजर हिस्ट्री को कहीं ना कहीं शुरू किया जाता है, तो उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।